सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए। ये हमारा ग्रुप थ्योरी का तीसरा लेक्चर है। तो इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आप में से किसी ने पहले 2 लेक्चर ना देखे हों तो लाइव क्लास का जो फ़ोल्डर है आपका सबसे ऊपर उस लाइव क्लास वाले फ़ोल्डर में जाके आप क्लासेस को देख सकते हैं। लाइव क्लास का सबसे ऊपर जो आपका कोर्स है, उसमें सबसे पहले लाइव क्लास का एक फ़ोल्डर आता है। वहाँ पे आपको जितनी भी लाइव क्लास होती है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी की हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो, वो सब आपको वहाँ मिल जाएगी। तो वहाँ जाकर आप वो लेक्चर जो है, इससे पहले ग्रुप थ्योरी के 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। एक कल हुआ था, एक आज सुबह हुआ था और एक अभी हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने वो पहले वाले 2 लेक्चर नहीं देखे हो, तो प्लीज़ वो आप 2 देख देना। और अभी हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है? चलो, आ जाओ, शुरू करते हैं कहानी को और आगे बढ़ते हैं। आज ने हमने जो लास्ट टाइम बात की थी, वो थी हमारी क्लोज़नेस की। हम क्लोज़नेस की बात कर रहे थे। हम ग्रुपोइड पर आ गए थे, ग्रुपोइड पर, ठीक है? तो जो ग्रुपोइड है, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ग्रुपोइड क्या होता है? ग्रुपोइड का मतलब होता है, अगर आपके पास कोई समुच्चय जो अरिक्त है, जिसके पास अवयव है, एक संक्रिया है जो द्विआधारी है, द्विचर है ना? द्विआधारी है, द्विचर है या बाइनरी है, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है। द्विआधारी, द्विचर, द्विआधारी, द्विचर और तीसरा आपका बाइनरी ऑपरेशन, सब तीनों एक ही बात है। तो ए जो है वो आपका अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त का मतलब इसके पास अवयव है। इसके पास अवयव है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो और चाहे 50 हो। अवयव आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अवयव आपको ए दे देगा और ये संक्रिया है जो आप उस पर संक्रिया कर लेंगे। वो संक्रिया जो भी होगी वो बताई गई होगी, उसके हिसाब से आप संक्रिया करेंगे। संक्रिया की खास बात ये है कि ये संक्रिया द्विआधारी है, मतलब जो भी आप ए से जो भी अवयव उठाएंगे, संक्रिया करवाएंगे, बनने वाला जो भी अवयव बनेगा वो वापस ए का ही कोई ना कोई अवयव होगा। यानी आप जो समुच्चय आपका दिया गया है, उस समुच्चय के ही आप अवयव लेंगे। हर बार बदल बदल के भी कर सकते हैं आप। हर बार आप कोई भी 2 अवयव लीजिए, फाइनली आपका बनने वाला अवयव वापस उसी समुच्चय का होगा, ठीक है? इसको थोड़ा-सा परफेक्टली परिभाषित करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। मामूली-मामूली सा बड़ा डिफरेंस होता है। समझने की कोशिश करना, थोड़े से गणितीय भाषा को भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो गणितीय भाषा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैथमेटिक्स लैंग्वेज जो है ना, जैसे हिंदी एक भाषा है, तो उसमें कोमा कहाँ लगेगा, सेमीकोलन कहाँ लगेगा, पूर्ण विराम कहाँ लगेगा, इनका बहुत महत्व होता है। सेम वैसे ही आप जब गणित पढ़ते हैं, तो इसकी भी अपनी एक भाषा है, एक शब्दावली है जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो, जब आप बोलते हैं, जब आप समवत बोलते हैं या क्लोज्ड बोलते हैं, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, धीरे-धीरे तसल्ली से। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अरिक्त समुच्चय ए एक अरिक्त समुच्चय है ए, पर परिभाषित इसके ऊपर डिफाइंड परिभाषित संक्रिया एक समुच्चय है, एक संक्रिया है, संक्रिया का नाम स्टार है, उसका प्रतीक चिन्ह स्टार है, संकेत स्टार है। अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित संक्रिया स्टार इस प्रकार है, इस प्रकार को हम बोलते हैं सच दैट, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं
एस डॉट टी डॉट सच दैट, इस प्रकार से। फिर इस प्रकार में आगे बताया जाएगा कि किस प्रकार से, इस प्रकार बोल के फिर आगे बताया जाता है किस प्रकार से। अब यहां शब्दावली यूज करेंगे मैथ्स वाली, उसमें हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू जी, कोमा बी बिलोंग्स टू जी, ए संक्रिया जी। धीरे धीरे सुनना, समझना बात को, है ना, भाषा को समझना, मेन तो है भाषा वो क्या है। तो सबसे पहले कि क्लोज्ड क्या होता है, वो बाइनरी, आप इसे बाइनरी भी बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, ये सिर्फ भाषा का नाम के हिसाब से अलग अलग है। द्विआधारी, द्विचर, बाइनरी, क्लोज्ड, ये एक ही आइडिया है, एक ही चीज है, बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप ये कहना चाहते हैं कि कोई एरिक समुच्चय है आपके पास ए, उस पर एक संक्रिया परिभाषित है, उस पर परिभाषित, परिभाषित का मतलब है ऐसी कोई संक्रिया है जो ए के अवयवों पे लगाई जा सकती है, ए के अवयवों पे संक्रिया करवाई जा सकती है, ए में जो भी अवयव है उन अवयवों में वो संक्रिया करवाई जा सकती है ना। जैसे नंबर है, नंबरों को आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, चिपका नहीं सकते, दो नंबरों को चिपका नहीं सकते। तो संक्रिया का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो भी अवयव ए के पास है उन पर एक संक्रिया बनाई गई है, वो उन पे काम करेगी। काम करने का मतलब है दो अवयव लेगी, बदले में एक अवयव लौटाएगी, दो लेगी और एक लौटाएगी। अब संक्रिया कोई भी हो सकती है, अवयव कोई भी हो सकते हैं, हम नंबरों की बात सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं है, थोड़ा सा ओपन माइंड होकर सोचिएगा। ए में अवयव है, कोई भी हो, हमें नहीं पता कौन है, एक संक्रिया है जो उसके ऊपर परिभाषित है, इसका मतलब संक्रिया वैसे ही काम करेगी, दो अवयव लेगी और एक बनाकर लौटा देगी, दो लेगी और एक लौटा देगी। अब वो क्या ले रही है हमें कोई मतलब नहीं है, क्या है उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, बस हम तो सिर्फ शर्तों की बात करते हैं। गणित के जो बंदे होते हैं वो बहुत अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उनके लिए बकरियां, घोड़े, व्यक्ति, पेड़ पौधे सब एक जैसे होते हैं। हम सिर्फ आइडिया पर बात करते हैं, हमारे लिए आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बजाय कि वो कौन है, बजाय वो कौन है। हम जो मैथमेटिक्स, जो प्योरिटी होती है, जो गणित की शुद्धता होती है, जो लॉजिक होते हैं, हम उस पर ज्यादा फोकस होते हैं कि लॉजिक ना बिगड़े, तर्क ना बिगड़े, है ना, तर्क ना बिगड़े, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तर्क हमारा क्या कहता है, यहाँ पे हमने क्या कहा है कि आपका कोई समुच्चय ए है, उसमें अवयव है, एरिक्त है मतलब उसके पास अवयव है, उस पे एक संक्रिया है, मतलब इसके अवयव आप इसे दोगे तो ये संक्रिया जो है कैसे ना कैसे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है उस पर बात ना करिए एक बार, क्योंकि हमने खुला छोड़ रहे हैं, इसको खुला छोड़ रहे हैं कि बस संक्रिया है, वो आपके ए के अवयव लेगी, कुछ बनाएगी और बना के एक अवयव दो को एक में बदल देगी, ठीक है। अब ये जो चीज है, इसको आप संवर्त कब कहते हैं, जब आप जी में जाएंगे, सॉरी जी नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे ए नाम था, पहले एक एक करके यहाँ पे आओ। सबसे पहले आपको जी में जाना है, ए में जाना है, सॉरी ए में जाना है, ए समुच्चय में गए और वहां जितने भी अवयव हैं उनमें से आपको जो पसंद आए उसे उठा लो और उसका नाम हो गया आज से ए। आपने ए में गए, ए में गए, वहां से कुछ भी उठाया उसका नाम हो गया ए, ठीक है। ये आपका मान लीजिए ए समुच्चय है और ये इसके अवयव है। यहां गए, किसी को भी लिया, ए हो गया। तो यहां जब मैं कह रहा हूं ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब जो ए है, इसका मतलब ये नहीं कि इनमें ही कोई अवयव है जिसका नाम ए है, नहीं, यहां से जो भी आप उठाओगे उसका नाम ए हो जाएगा, जो भी आप उठाओगे उसका नाम ए हो जाएगा। जैसे यहां मान लीजिए 5 है, तो आपने ये उठाया तो ए कौन हो गया, 5 हो गया। आपने 4 उठाया तो ए कौन हो गया, 4 हो गया। ए कौन है, जो भी आप वहां से उठाओगे, अब ये मत सोचने कि इसके अंदर कोई ए है, इसके अंदर कोई ए नहीं है, इसमें से जो भी आप उठाओगे वो ए कहलाएगा। आप जो भी उठा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। उठा लिया, अब फिर आगे बढ़िए, दोबारा जाइए, दोबारा जाइए, फिर एक उठा के लाइए, उसका नाम इस बार होगा बी। जो मन में आए जाइए उठाइए, उसका नाम ए होगा। फिर दोबारा जाना है, दोबारा एक चीज उठानी है, उसका नाम होगा बी।
क्या हमने यहाँ पे ये कहा कि जो आपने उठाया है, जिसको पहले ए बोला था, क्या वो वापस उठाया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल उठाया जा सकता है, बिल्कुल उठाया जा सकता है। हमने 5 को उठा लिया एक बार, तो ए बराबर हो गया 5। तो 5 को उठा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि समुच्चय में से 5 खाली हो गया, 5 की जगह खाली हो गई, 5 की जगह खाली होगी, 5 वहीं पे रखा हुआ है, 5 वहीं पे ही रखा हुआ है। ठीक है, तो आप उस समुच्चय में गए और आपने ए 5 को उठा लिया, तो ए बराबर 5 हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5 सिर्फ एक ही बार काम में लिया जा सकता था, अब दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता, ऐसा नहीं है। सब के सब वहां पे वापस पड़े, पुनः स्थापित हो जाते हैं, सब अपनी जगह पे ही रहते हैं। अब दोबारा जाना है, फिर एक अवयव उठाना है इसमें, उसका नाम बी हो जाएगा। तो बी 5 भी हो सकता है और भी कोई हो सकता है, बिल्कुल आप आजाद हैं। कोई भी आप इसमें से उठाएं वो ए कहलाएगा, कोई भी इसमें से उठाएं वो बी कहलाएगा। कोई भी, इवन दोनों बराबर भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। जब आपको ये बोलना हो कि अलग अलग लेना है, तो आपको यहाँ पे लाइन जोड़ देंगे, ए नॉट इक्वल्स टू बी। जब तक आप ये लाइन नहीं जोड़ते हैं, इसका मतलब है ए और बी अलग अलग भी लिए जा सकते हैं, सेम भी लिए जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी लगानी होगी तो मैं एक्स्ट्रा शर्त साथ में लिख दूंगा कि ये पाबंदी है, ये मत लेना, वो मत लेना, वो सारी चीजें हम बताएंगे। जब तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती, इसका मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। नहीं लगाई जाती मतलब नहीं है, रिपीट करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई है, इसका मतलब नहीं है। जितना बोला जाता है बस उतना ही अर्थ होता है उसका। तो आपको ए में गए, किसी भी अवयव को उठाया, उसका नाम ए हो गया, वहां से ए कहलाएगा। फिर वो दूसरा उठाया, वो बी कहलाएगा। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद में उनकी संक्रिया करानी है। संक्रिया कराने के बाद जो बना, अगर वो भी ए का अवयव है, वो भी ए का अवयव है, तो फिर हम इस संक्रिया, इस समुच्चय और इस संक्रिया को कहते हैं कि समवर्त है, क्लोज्ड है, बाइनरी है, द्विचर है, और जो और है द्विआधारी है। ये सब इसी चीज के नाम है। अब इस तरीके से हम लिखा करते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और, ये क्या सिर्फ एक ही बार ट्राई करना है? जवाब है नहीं, एक बार ट्राई नहीं करना है, बार बार ट्राई करना है, सारे कॉम्बिनेशन पे ट्राई करना है, हर बार ट्राई करना है, बार बार ट्राई करना है। जितनी बार आप ए और बी की वैल्यू सारी जितनी संभावित हो सकती है, सबकी सब चेक करनी है। कभी ए को ये ले लिया, कभी बी वो ले लिया, कभी ए ये ले लिया, कभी बी वो ले लिया। जितनी भी स्थितियां हैं, जब ये लाइन लिखी जाती है, ये एक लाइन, लाइन तो एक है, लेकिन इसको बार बार रिपीट करना है, हर कॉम्बिनेशन पे रिपीट करना है, और कोई भी कॉम्बिनेशन बचना नहीं चाहिए। अगर ये बात हर बार सत्य हुई, ये बार हर बार सत्य हुई, तभी हम इस लाइन को सत्य मानेंगे। अगर मान लीजिए टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो 25 है, और 24 बार ये बात सत्य हुई, लेकिन 25वीं बार गलत हो गई, तो फिर ये लाइन गलत ही मानी जाएगी। क्योंकि गणित के अंदर गलत की परिभाषा बहुत सिंपल है, एक बार गलत तो गलत। फिर कोई जरूरत नहीं है कि वो बची हुई कितनी बार सत्य था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो 99 बार सही था, या 999 बार, या 9,999 बार, या 9,99,999 बार। एक गलत तो गलत, पर्याप्त है, उसको और की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो क्लियर हुआ ये बात कि इस लाइन को यूं मत लीजिएगा, ये लिखने शब्दावली इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है गणित की, कि आपको समझना होगा कि ये जो लाइन आप लिखते हैं, इस लाइन का अर्थ है कि मैं बार बार समुच्चय में जाऊंगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन के मान लूंगा, कभी ए ये लूंगा, कभी बी वो लूंगा, कभी ए ये लूंगा, कभी बी वो लूंगा, और बार बार मैं इसमें ट्राई करता रहूंगा। कब तक? जब तक सारे कॉम्बिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाते। और हर बार मैं इस बात को चेक करूंगा कि जो भी ए बी मैं लूं, हर बार उसकी संक्रिया करने के बाद जो बने वो ए में ही बने, हर बार। ये सिर्फ एक बार नहीं है, हर बार है, बार बार है, लगातार है। आप लगातार मान चेंज करते रहेंगे। समझ रहे हैं? तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यही बात होती है, यहाँ पे गागर में सागर भरा जाता है। छोटे से में लाइन एक लग रही होगी आपको, लेकिन पता है ये लाइन बहुत बहुत बार रिपीट होंगी। छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एक समुच्चय ए का एग्जांपल ले लेता हूँ, जो कि छोटा समुच्चय है। तो ये लाइन पता है कितनी बार रिपीट होगी? यहाँ पे 4 बार रिपीट होगी। 4 बार कैसे? ए बराबर 1 ले लिया, बी बराबर 1 ले लिया फर्स्ट टाइम, ए बराबर 1 ले लिया, बी बराबर 2 ले लिया,
A बराबर 2 ले लिया, B बराबर 1 ले लिया, A बराबर 2 ले लिया और B बराबर 2 ले लिया। ये लाइन दिख रही है ना, एक नहीं है, ये 4 है। ये एक नहीं है, ये 4 है। अगर A में 2 अवयव है तो अब अगर हम इसको बढ़ा दे तो, अगर हम इसे बढ़ा दें तो, अगर A का साइज बड़ा होता तो, अगर A 1 2 ना होकर A 1 2 3 होता, A अगर 1 2 3 होता तो, अगर सॉरी B हटा, अगर A में एक एक्स्ट्रा होता 1 2 3, अब ये लाइन दिखने में एक है, लिखी हर बार ही एक ही जाएगी, लिखी सिर्फ एक बार जाएगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि रिपीट कितनी बार होगी ये देखो, ये रिपीट होगी 9 बार। 9 बार, 9 बार कैसे? 1 A में हो गया, 1 B में हो गया, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 डैश डैश, टोटल 9 कॉम्बिनेशंस टोटल बनेंगे, यानी ये लाइन 9 बार चेक होगी। इसको अगर बढ़ाते जाएं और A के पास अगर 10 हो तो अब ये लाइन कितनी बार रिपीट होगी? अब ये लाइन होगी 10 गुणा 10 यानी 100 बार। 100 बार आपको चेक करना पड़ेगा, 100 बार में से एक बार भी गलत है तो गलत है, एक बार भी गलत है तो फिर गलत है। तो इसे यूं ना समझिएगा, इस बात को यूं ना मत लीजिएगा कि ये सिर्फ एक लाइन है, ये एक लाइन नहीं है, ये एक लाइन नहीं है, ठीक है ना, ये एक लाइन नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा ये सोच के कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन नहीं है, ये सारे कॉम्बिनेशन है और बार बार चेक होते रहेंगे जब तक पूरा समुच्चय का सबका नंबर नहीं आ जाए, सबका नंबर नहीं आ जाए, तब तक ये लाइन चेक होगी और हर बार इसको सही साबित होना पड़ेगा। एक बार गलत हुआ वहीं पे रुक जाएंगे और ये कह के निकल जाएंगे कि कथन गलत है, गलत है इसका मतलब समवर्थ नहीं है। पहली बार सही हुआ, ठीक है, जब तक सही होता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जहां गलत हुआ वहां रुक गए और ये कह के निकल जाएंगे नहीं, समवर्त नहीं है, संक्रिया द्विचर नहीं है, द्विआधारी नहीं है, बाइनरी नहीं है, बात खत्म। ये लो, तो ये आइडिया समझ में आया पहले कि ये क्या कहनी चाहती है, लाइन का क्या मतलब होता है। ए और बी, अगर मैं ये लाइन को ऐसे पढ़ा जाता है, अगर मैं एक अवयव ए और बी समुच्चय ए से लेता हूं तो जब कभी भी ए और बी मैं ए से लूंगा, हर बार लूंगा, बार बार लूंगा, तो हर बार संक्रिया कराने पे जो बनेगा वो ए में ही बनेगा। यानी बार बार, हर बार मैं जब ए और बी कोई दो अवयव ए से उठाऊंगा तो हर बार संक्रिया करने पर जो बनेगा वो ए का ही अवयव होगा, अर्थात ए के ही अवयव लेने पर ए का ही अवयव बनेगा। तो इसे अलग अलग एंगल से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हर बार कोई भी छूट नहीं है इसके अंदर। क्या आप कहते हो 10 लाख कॉम्बिनेशन है तो 10 लाख है तो हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 9,99,999 सही कर देते, एक बार गलत, कोई जगह ही नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ये समझ में आ गई, ये भावना समझ में आ गई क्या? हाँ, ऑपरेशन आपको बताएगा, ऑपरेशन आपको बताएगा, फिलहाल आप ओपन माइंड होके सोचेंगे। फिलहाल जैसे मैंने बताया कि अभी आप बात मत करिए, वो फिर खत्म हो जाएगा, वो रहस्य खत्म हो जाएगा। अभी आप सिर्फ ये सोचिए समुच्चय है, उस पर संक्रिया है, वो काम करेगी, ठीक है, और हम हर बार चेक करेंगे, हर बार हम ए में आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो उसका काम है। समुच्चय देना सवाल का काम है, संक्रिया देना सवाल का काम है, हमारा काम है शर्त चेक करना, ठीक है। चलो एक चीज और पढ़ लेते हैं जिसको आगे बढ़ाने से पहले सेट ऑफ नंबर्स पढ़ लेते हैं। संख्याओं के समुच्चय, संख्याओं के समुच्चय, सेट ऑफ नंबर्स।
सेट ऑफ नंबर्स, कौन कौन से सेट्स होते हैं, फेमस सेट्स कौन से, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला सेट होता है फेमस, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। ये चीजें इसके अंदर आती है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको आप लिखने के लिए नॉर्मली एन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर के लिए एन होता है, तो आप एन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एन को भी थोड़ा सा डबल लाइन से अगर निरूपित करोगे तो आपका वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ठीक है, एन के साथ आप डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे, डबल लाइन, तो ये आपको नॉर्मल वाला एन नहीं लगेगा जो आप ऐसे यूज करते हैं ना एन, अपने हम ऐसे ही नॉर्मल एन करते, तो ये पता चल जाएगी भाई ये कोई ये साधारण एन नहीं है, ये साधारण एन नहीं है, ये कौन सा एन है, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उस वाला एन है। तो थोड़ा सा स्पेशल देने के लिए, जैसे आप लोगों ने रामायण देखी हो तो बाली और सुग्रीव का जब युद्ध होता है तो बाली सुग्रीव दोनों एक जैसे होते हैं, तो भगवान पहचान नहीं पाते, तो भगवान राम सुग्रीव को कहते हैं तो माला पहन के जाओ, इससे क्या होगा कि मैं तुम्हें समझ पाऊंगा कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। तो बस एक स्पेशल चिन्ह लगा क्यों रहे कि एन तो हम बहुत बार काम में लेते हैं, बहुत बार एन काम में लेते हैं, तो उस एन को और नेचुरल नंबर का जो सेट एन है, दोनों में थोड़ी सी भिन्नता बन, एक्स्ट्रा डंडी जो है वो खींच देते, एक्स्ट्रा माला और पहना दी, यूं समझ लो, ताकि बाली और सुग्रीव में भिन्नता बनी रहे। और अब आप देखेंगे कि जितने भी नंबर्स के सेट है उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन और ड्रॉ करते हैं, एक एक्स्ट्रा लाइन हम और ड्रॉ करते हैं ताकि थोड़ी सी भिन्नता बनी रहे, थोड़ी सी जो भिन्नता है वो बनी रहे कि भैया कोई नॉर्मल एन नहीं है, ये प्राकृत संख्याओं वाला समुच्चय जो होता है उसका चिन्ह है, ये भिन्नता है। दूसरा होता है, ये हो गया आपका पहला, दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। हॉल नंबर, हॉल नंबर में भी आप डब्ल्यू पे एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये मत पूछना कि एक्स्ट्रा लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, जहां आपको जगह मिले वहां ड्रॉ कर देना, है ना। कहीं आप लोग ये भी पूछने लगे सर लाइन कौन सी लाइन को एक्स्ट्रा करना है ना, इधर वाली लाइन इधर वाली लाइन को एक्स्ट्रा करना है या इस वाली को एक्स्ट्रा करना है, भाई किसी को भी एक्स्ट्रा कर दो बस, है ना। वो कोई जरूरी नहीं था कि माला पहना के भेजे, है ना, वो रामायण वाला कंसेप्ट ये जरूरी नहीं था कि वो माला पहना के भेजे, लंगोट चेंज करके भी भेज सकते थे, तो दूसरे कलर की लंगोट पहना देते, उससे भी हो जाता था। कोई ये मत पहना कि सर माला ही पहना ही क्यों, तो कोई जरूरी नहीं था माला पहनाना, सिर्फ वो भेद करना था दोनों भाइयों में, तो उसके लिए वो माला पहना दी। उसमें शायद हो सकता है माला का जो है वो आसान लगा होगा, तो ये, तो अब ये मत सोचना कि एक्स्ट्रा लाइन कहाँ डालनी है, आपको जहां पसंद आए वहां एक्स्ट्रा लाइन डाल देना, है ना। ये कोई हार्ड एंड कोर रूल नहीं है कि याद कर लो, है ना, कि याद करेंगे हम सर एन में डबल लाइन कौन सी वाली करनी है, तो जो मन में है वो लाइन डबल कर देना, और डबल लाइन ना करना चाहो तो कुछ और दे देना भाई, कुछ और चिन्ह डाल देना, चिन्ह के लिए आपको छूट है। नॉर्मली मैं तो वो स्टैंडर्ड चिन्ह बता रहा हूँ जो किताबें नॉर्मल यूज करती है, वो एक एक्स्ट्रा लाइन वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, कोई बीच में डबल लाइन कर देती है, कोई आगे वाली लाइन को डबल कर देती है, कोई पीछे वाले को डबल कर देती है। और आप चाहो अगर ये नहीं पसंद है तो अपने हिसाब से अपनी कुछ भी नया प्रतीक चिन्ह आप बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई गणित प्रतीक चिन्हों से नहीं चलती, ठीक है ना। प्रतीक चिन्ह तो सहारा है कि भाई ठीक है पुकारना है बोलना है, बस इसलिए है, बाकी नाम में क्या रखा है ये तो आप भी जानते हैं। तो इसलिए इस पर कंफ्यूज मत होइए कि डबल लाइन किसको देनी है, जिसको मन में आए उसको दे देना। तो डब्ल्यू में क्या होता है, जो होल नंबर्स होते हैं उसमें एक जीरो और इंक्लूड हो जाता है। याद रखिएगा नेचुरल नंबर में और कुछ नहीं होता, जो आपको दिख रहा है वही है, इसमें जीरो शामिल नहीं है, इसमें माइनस शामिल नहीं है, इसमें 1 2 3 4, होल नंबर में 0 1 2 3 4 डैश डैश इस तरीके से। इसके बाद में आप होल नंबर से जब आगे बढ़ते हैं, है ना, बाकी आप इसके लिए वो लेक्चर बना हुआ है मेरा, आप उसको देख लीजिएगा। जो रियल नंबर है
रियल नंबर वाला जो सेकेंडरी वाले टॉपिक है उसमें रियल नंबर वाला पढ़ाया हुआ है, उसमें ये सारी बातें की हुई है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करें, यहाँ तो मोटा मोटी सिर्फ सीख लो, जान लो कि क्या है क्या नहीं है। तो अगला होता है हमारा थर्ड वन, पूर्णांक, जिसे इंटीजर कहते हैं। तो इसको आप z से, ज्यादातर z से, वरना नॉर्मली i से भी करते हैं। इसमें आपके प्लस के और माइनस के सभी पूर्ण संख्याएं विद्यमान होती है। ठीक है, ये आपका z होता है। हाँ, इंटीजर फॉर i भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जर्मन शब्द है जैसम करके, उस शब्द का पूर्णांक को वो जेशम करके ऐसे एक वर्ड है, जिस वर्ड से वो उसको डिनोट करते थे। क्योंकि अधिकतर हमारी मैथ्स का जो बीच का हिस्सा है, जो मतलब मध्यवर्ती जिसे कहते हैं गणित का हिस्सा, उसमें ज्यादातर जर्मन्स का योगदान बहुत ज्यादा रहा, जैसे लांगराज है, लाप्लास है, ये लोग ज्यादातर सब फ्रेंच थे या जर्मन थे। तो यूरोप का जो बीच वाला हिस्सा है उसका रोल बहुत बड़ा रहा था। तो ज्यादातर चीजें आप देखेंगे वहां से बहुत आई हुई है, वहां से उठाई हुई चीजें ज्यादा है। फिर बाद में अंग्रेज डोमिनेट करने लग गए, फिर ब्रिटिश और अमेरिका डोमिनेट करने लग गया। तो अब आप देखेंगे ज्यादा गणित के जो अब ज्यादा जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको इंग्लिश के मिलेंगे, क्योंकि भाई भाषा है जो डोमिनेट करेगी उसके चिन्ह आ ही जाते हैं। रहन सहन सब में ही आ जाता है। अब घर में केक काटते नहीं काटते, है ना, हमारे दादा परदादा नहीं काटा करते थे, है ना। अब आप लोग है बर्थडे पर केक काटते काटते नहीं काटते, हमारे दादा परदादा नहीं काटा करते थे। कैसे आ गया? क्योंकि हम पे डोमिनेट कौन कर रहा है? हम पे डोमिनेट कर रहा है अमेरिका, इंग्लैंड, ये डोमिनेटिंग देश है, मतलब ये हमसे ज्यादा विकसित देश है। और हर आदमी क्या करता है, किसकी कॉपी करता है? विकसित देशों की। तो हम कॉपी करते हैं, इसलिए कि भाई केक काटेंगे तो हम थोड़े विकसित कहलाएंगे, सूट बूट पहनेंगे तो हम विकसित कहलाएंगे। अगर आप मान लो धोती चोला पजामा में कहीं जाते हैं तो आपको थोड़ा ऐसा इंफीरियर फील होगा। लेकिन वही आप कोट पैंट पहन लेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे अंग्रेज है वैसा मैं हो गया, मतलब मैं ज्यादा सभ्य हो गया, मैं ज्यादा सिविलाइज्ड हूँ, अब मैं ज्यादा शिक्षित हूँ। फील होता नहीं होता? अब ऐसा सूट में क्या है, ऐसा धोती पजामे में क्या है? मामला वो नहीं है, मामला है कि जो हमसे सुपीरियर होता है वो डोमिनेट करता ही है हर चीज में, उसका कल्चर जो है वो सब में दिखने लग जाता है। तो यहाँ पे भी वही है कि उस समय जो वो जर्मन है वो उनका बहुत ज्यादा अच्छा रोल था, अभी भी है, ऐसा नहीं अभी नहीं, अभी, लेकिन अब शिफ्ट हो जाता है। अब शिफ्ट हो गया। पहले शुरुआती दौर में भारत जो था वो ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, फिर ज्ञान का केंद्र शिफ्ट होके यूनान की तरफ चला गया, फिर यूनान से शिफ्ट होता होता यूरोप में आ गया, यूरोप से होता होता फिर अब अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये लगातार बदलता रहा है, और फिर उनका छाप जो है वो आपको अपनी पढ़ाई में दिखती रहती है। फिलोसोफर्स देख लो, फिलोसोफर में आपको यही मिलेगा कि जितने फिलोसोफर शुरुआत में थे पहले भारतीय थे, भारतीयों के बाद में फिर यूनानी आते हैं, यूनानी के बाद में अब आप देखेंगे कि इंग्लैंड अमेरिका के फिलोसोफर ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा प्रभावशाली हैं। तो ये होता रहा है, केंद्र बदलते रहे हैं। तो यहाँ पे जो z है इंटीजर, आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो z है, ये आप यहाँ सोचेंगे यहाँ तो आई है ही नहीं तो z कैसे आ गया? तो z जो है ये जर्मन वर्ड से लिया गया। जर्मन के अंदर इसको पूर्णांकों को कुछ जेसम या जेखम करके कुछ कहते हैं, तो वहां से वो z शब्द जो है वो उठाया गया। तो ये आपके पूर्णांक हो गए। अब पूर्णांकों के बाद में, हाँ अभी आप देखेंगे एक चीज और दिखेगी आपको। जैसे आप परिमेय संख्याओं पर आएंगे तो परिमेय संख्याओं को भी हम कहते हैं रैशनल नंबर, लेकिन आर यूज नहीं हो रहा है। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर आर से शुरू होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आर वर्ड जो है वो नजर नहीं आएगा, क्यू वर्ड नजर आएगा। क्यू, बट्टे वाले नंबर, क्यू वर्ड जो है वो नजर आएगा। क्यू फोर होता है कोशेंट, कोशेंट। ये भी जर्मन वर्ड है। कोशेंट का मतलब होता है दो चीजों का भाग, दो चीजों का भाग या दो चीजों का अनुपात, उसे हम कोशेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आपके ऐसे नंबर होंगे जिनको आप बट्टे में लिखेंगे, और दोनों के दोनों पी और क्यू जो है वो पूर्णांक होंगे, मतलब z से लिए गए होंगे। लेकिन याद रखना है क्यू जो है वो जीरो ना हो। क्यू में बाकी सब ले सकते हैं परंतु जीरो मना है।
है ना, 0 मन है, यहाँ पे आप इसे डबल डॉट करके भी कह सकते हो कि भाई आपका Q जो है वो P बटा Q टाइप की संख्याओं से बना पड़ा है, और ये P बटा Q संख्याएं कौन है, पूर्णांक है। पूर्णांकों में भी आप Q जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, जो बट्टे में बनती है, बट्टे में ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक, नीचे वाला पूर्णांक 0 नहीं हो सकता, ये मना ही है, बाकी चाहे कुछ भी लो। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक करके जितने भी नंबर आप बना सकते हैं वो सब के सब रैशनल कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना अगला सेट आ जाता है, इस क्यू से बाहर कुछ नंबर है, कुछ नंबर क्यू से बाहर है, आउटसाइड द क्यू है, कुछ नंबर ऐसे हैं जो क्यू से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल √2, √2 आपका क्यू में नहीं आता, क्योंकि √2 को आप कभी भी P बटा क्यू में नहीं लिख सकते, पाई को आप P बटा क्यू में नहीं लिख सकते, ई को आप P बटा क्यू में नहीं लिख सकते। तो जिन नंबरों को आप P बटा क्यू फॉर्म में इंटीजर बटा इंटीजर करके नहीं लिख सकते वो क्यू से बाहर है, और जो क्यू से बाहर है उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। उनके लिए हमने एक और समुच्चय बना दिया जिसका नाम है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, जो रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर। और इनके लिए आप यूज कर सकते हैं क्यू डैश, क्यू डैश मतलब जो क्यू नहीं है, क्यू डैश मतलब जो क्यू नहीं है। तो इसमें कौन से नंबर होंगे, जो क्यू में नहीं है, जो क्यू में नहीं है, एक्स नॉट इन क्यू, जो क्यू में नहीं है वो क्यू डैश में, जो क्यू में नहीं है वो क्यू डैश में, ठीक है। तो वो आगे अपरिमेय। अब इन सबको मिला के हमारे बन जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं में आपके दोनों प्रकार की संख्याएं आ जाती है, इसमें आपका क्यू भी आ गया, यूनियन आपका क्यू डैश भी आ गया। जो क्यू है, जो P बटा क्यू में लिखा जा सकता है वो भी, और जो नहीं लिखा जा सकता वो भी, यानी आपने यूं मानिए सारे प्रकार के नंबर जो P बटा क्यू लिखे जा सकते हैं वो भी आ गए, जो पूर्णांक बटा पूर्णांक करके लिखे जा सकते हैं वो भी आ गए, जो नहीं लिखे जा सकते √2 √5 क्यू पाई ये सब भी आ गए, सबको मिला के बन गया रियल नंबर, सबको, ये आपका रियल नंबर बन गया। अब इसके बाद में एक फाइनल आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, छठा है सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। सी, और इसमें आपका आ जाता है A प्लस आइटा बी, जहां A और B बिलोंग्स टू R। रियल नंबर लेके, दो रियल नंबर लेके A प्लस आइटा बी करके आप बना लीजिए, वो आपके रियल नंबर हो, ये रियल नंबर हो गए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, ठीक है। तो ये आपके समुच्चय होते हैं संख्याओं के, इनके बारे में तो आप जानते हो ऑब्वियसली, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ अब इन सबसे बाहर निकल के हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ सवालों की, कि कोई समुच्चय दी गई संक्रिया के लिए समवर्त है या नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, समवर्त है या नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझना और ट्राई करना। सबसे पहला नंबर 1, समुच्चय है नेचुरल नंबर, संक्रिया है प्लस, समुच्चय है नेचुरल नंबर, संक्रिया है प्लस, क्या ये समवर्त है या नहीं। समुच्चय दे दिया नेचुरल नंबर, संक्रिया प्लस, संक्रिया के तौर पे प्लस, और समुच्चय है नेचुरल नंबर का, क्या ये समवर्त है या नहीं। मतलब यहां से दो चीजें आप लोगे, वापस इसी में आएंगे, क्या ये सही है। हर बार ऐसा होगा, हर बार ऐसा होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि एक बार ऐसा होगा या 50 बार ऐसा होगा, नहीं, क्या हर बार ऐसा होगा, हर बार ऐसा होगा,
थोड़ी सी बनावट भी समझना इस बात की, क्या ये हर बार ऐसा करेंगे? आराम से तसल्ली से सोचिए, समझिए। तो नेचुरल नंबरों में क्या होता है? आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अगर आप यहाँ देखें नेचुरल नंबर के केस में इसकी बात करें, तो इस केस में आप देखेंगे कि कोई भी दो नंबर अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ, कोई भी दो, तो वो दोनों नंबरों को हल करने के बाद मैं वापस यहीं पे आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से बाहर कुछ नहीं बनेगा। अगर मैंने यहाँ से कोई भी दो नंबर उठाए, कोई भी दो, जैसे 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, तो ये दोनों मिला के 5 बन जाएंगे। तो वो इसी में ही आऊंगा मैं हर बार, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। तो नेचुरल नंबर के लिए जोड़ जो होता है वो क्लोज्ड होता है। नेचुरल नंबर के लिए जोड़ क्लोज होता है, ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं क्लोज्ड है। एन नेचुरल नंबर प्लस के लिए क्लोज्ड है, या कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन है, या द्विचर संक्रिया है, जो भी है। तो नेचुरल नंबर जोड़ के लिए समवर्त होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे आते हैं। क्या नेचुरल नंबर गुणा के लिए भी समवर्त होते हैं? क्या नेचुरल नंबर गुणा के लिए समवर्त होते हैं? क्या नेचुरल नंबर गुणा के लिए समवर्त होते हैं? अगर आप दो नेचुरल नंबर लें और उनकी गुणा करें, तो क्या वो वापस एक नेचुरल नंबर ही होगी? क्या वो वापस एक नेचुरल नंबर होगी या नहीं? तो जवाब है हाँ, ये क्लोज्ड होंगे। जवाब है हाँ जी, ये क्लोज्ड होंगे, ठीक है। एन जो है वो गुणा के लिए क्लोज्ड होगा। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म होगी कि नेचुरल नंबर जोड़ के लिए क्लोज होते हैं, नेचुरल नंबर गुणा के लिए क्लोज होते हैं। अब अगर हम इसके साथ दो संक्रियाएं और लें, माइनस और भाग, नेचुरल नंबर लें साथ में माइनस लें, अब अगर हम नेचुरल नंबर लें साथ में माइनस लें, क्या अब ये क्लोज्ड है, समवर्त है? माइनस के लिए क्या नेचुरल नंबर माइनस के लिए समवर्त है? देखिए गलत की सिंपल परिभाषा है, आप तो सिर्फ एक बार गलत साबित कर दो, आपका काम खत्म। एक बार गलत साबित कर दो, फिर आपको दोबारा मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। एक बार गलत साबित कर दो, बात खत्म, फिर आपको दोबारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर चाहे वो कितनी बार भी सही हो, हमेशा सही नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार गलत हो गया फिर वो हमेशा नहीं हो सकता। हमेशा वर्ड के लिए तो हर बार अग्नि परीक्षा होती है, हमेशा वर्ड के लिए तो हर बार अग्नि परीक्षा होती है। तो हमेशा तो हर बार उतरना पड़ता है, पूरा पूरा उतरना पड़ता है, हारने की कोई जगह नहीं है, फेल होने की कोई जगह नहीं है। तो जवाब है नहीं, नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज नहीं है, है ना? जैसे यहाँ से आप 5 ले लो, 6 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 2 ले लो, 2 में से 4 घटाओगे तो 2 में से 4 घटाओगे, है ना? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 में से 2 ही घटेगा हमेशा। हमने कहा कि सारी संभावनाएं बनेंगी, सारी सारी, और हर संभावना को सही साबित होना पड़ेगा। तो एक ये भी बनेगी कि 4-2, एक ये भी बनेगी कि 2-4, 4-2 तो वापस आ जाएगा, लेकिन जब 2-4 आएगा तब माइनस का 2 आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं होगा, है ना? ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। भाग के लिए, क्या नेचुरल नंबर भाग के लिए क्लोज्ड है? क्या ये भाग के लिए क्लोज्ड है? तो 4 में 2 का भाग देंगे तब तो वापस आ जाओगे, लेकिन 4 में 2 का भाग लगेगा तो कभी ना कभी 2 में भी 4 का भाग लगेगा। जिस दिन 2 में 4 का भाग लगेगा उस दिन आएगा 1/2, जो कि यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब नॉट क्लोज्ड। तो जो हमें शिक्षा मिलती है वो है
कि नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर जोड़ के लिए क्लोज होते हैं, मतलब वापस आ जाते हैं, लौट के आ जाते हैं, जोड़ के लिए और गुणा के लिए क्लोज होते हैं, लेकिन माइनस और भाग के लिए क्लोज नहीं होते। दो नेचुरल नंबरों का जोड़ एक नेचुरल नंबर होता है, ऐसे बोलेंगे अब। दो नेचुरल नंबर का जोड़ एक नेचुरल नंबर होता है, दो नेचुरल नंबरों की गुणा एक नेचुरल नंबर होती है, बट दो नेचुरल नंबरों का अंतर एक नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। दो नेचुरल नंबरों का डिवीजन यानी भागफल भी एक नेचुरल नंबर हो ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक का मतलब कभी सही कभी गलत। सही भी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही गलत होता है, कभी गलत भी होता है, कभी सही भी होता है, लेकिन हमारे गणित के हिसाब से कभी गलत होता है वो गलत ही होता है, फिर उसके लिए सही की जगह नहीं मानी जाती। तो आगे आते हैं, अगले चलते हैं होल नंबर पे। होल नंबर में जीरो आता है। क्या होल नंबर प्लस के लिए क्लोज्ड है? होल नंबर प्लस के लिए होल में 0 1 2 3 4 डैश 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 चलते हैं, क्या ये क्लोज्ड है? जवाब है हाँ, क्लोज्ड है। होल नंबर प्लस के लिए क्लोज्ड है। आगे इसमें और चेक कर लें, क्या ये गुणा के लिए भी क्लोज्ड है? तो जवाब है हाँ जी, गुणा के लिए क्लोज्ड है, गुणा के लिए क्लोज्ड होंगे। लेकिन क्या ये माइनस के लिए क्लोज्ड है? तो जवाब है नहीं, माइनस के लिए क्लोज नहीं है। दो में से तीन गया, माइनस एक आएगा जो कि यहाँ नहीं है। क्या ये भाग के लिए क्लोज्ड है? तो जवाब नहीं साहब, नॉट क्लोज नहीं है। दो में तीन का भाग लगेगा, 2/3 आएगा जो कि यहाँ पे नहीं होगा। अब आ जाते हैं, तो हमने देखा नेचुरल नंबर सिर्फ जोड़ और गुणा के लिए क्लोज्ड है, बाकी और भाग के लिए क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। फिर हम W पे आए, W को भी देखा तो जो N में था वैसा ही W के साथ भी मिल रहा है, जोड़ और गुणा के लिए क्लोज्ड है, माइनस और भाग के लिए क्लोज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कमाल होता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कमाल होता है। जेड पे आ जाओ, जेड के लिए बताइए, जेड प्लस के लिए क्लोज्ड है या नहीं है? जेड में माइनस भी आएंगे, जेड में माइनस भी आएंगे, क्या जेड प्लस के लिए क्लोज्ड है? क्या पूर्णांक या इंटीजर का सेट प्लस के लिए? दो संक्रियाएं साथ नहीं आ सकती, एक ही संक्रिया आएगी, एक समुच्चय एक संक्रिया। तो जवाब है हाँ जी, क्लोज्ड है, प्लस के लिए क्लोज्ड है, जेड प्लस के लिए क्लोज्ड है। क्या जेड गुणा के लिए क्लोज्ड है? क्या जेड गुणा के लिए क्लोज्ड है? क्या जेड गुणा के लिए क्लोज्ड है? जवाब है हाँ जी, क्लोज्ड है। क्या जेड माइनस के लिए क्लोज्ड है? क्या जेड माइनस के लिए क्लोज्ड है? जेड के कोई भी दो नंबर लें, हर बार लें। डब्ल्यू किसने कहा कि माइनस के लिए क्लोज्ड है? डब्ल्यू को किसने कहा? नॉट क्लोज्ड कहा हमने तो क्लोज कहा ही नहीं, हमने तो कहा डब्ल्यू माइनस के लिए नॉट क्लोज, गुणा के लिए नॉट क्लोज। इस बार आपको देखने को मिला कि एन और डब्ल्यू दोनों ही माइनस के साथ क्लोज नहीं थे, लेकिन जेड जो है वो माइनस के साथ क्लोज है। बधाई हो, ये एक कदम और आगे बढ़ गया। आपका एन जो था वो सिर्फ और सिर्फ जोड़ और गुणा के लिए क्लोज था, लेकिन जेड जो है वो एक कदम आगे बढ़ गया। लेकिन क्या जेड भाग के लिए क्लोज्ड है? जेड भाग के लिए क्लोज्ड है? क्या जेड भाग के लिए क्लोज्ड है? जेड के दो नंबरों में भाग दें तो क्या वापस जेड में आएगा? जवाब है नहीं। दो में तीन का भाग दे तो 2/3 आएगा जो कि यहाँ नहीं है, तो ये नॉट क्लोज्ड।
तो Z में कम से कम एटलीस्ट ये जोड़, गुणा और बाकी के लिए तो क्लोज है। आपका नेचुरल नंबर तो सिर्फ 2 के लिए ही क्लोज था, प्लस और गुणा के लिए। अब हम एक कदम आगे आ गए। जैसे हम Z में आते हैं, इसका मतलब है पूर्णांकों में जोड़, माइनस और गुणा करने पर आप कहीं नहीं जाते, वापस वहीं आ जाते हैं। आप कहीं भी नहीं जाते। जब आप लोग पूर्णांकों पे काम करेंगे तो समझ जाइए, जब आप पूर्णांक पर है तो आप सुरक्षित है। जब भी जितना भी आप जोड़ कर लें, जितना भी आप बाकी कर लें, जितना भी आप गुणा कर लें, आप उन्हीं ही नंबरों में घूमते रहेंगे। समझिए, उसी मैच के अंदर ही घूमते रहेंगे, उसी में से कुछ लेते रहेंगे और उसी में से कुछ ना कुछ बनता रहेगा। लेकिन भाग जो है वो आपको बाहर ले जाएगा, भाग जो है वो बाहर फेंक देगा। जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, वो यहीं थे, लेकिन 2/3 बाहर आ गया, तो आप जेड से बाहर निकल जाओगे, तो भाग यहाँ पे काम नहीं करेगा। चलो क्यू पे चलते हैं। क्यू के पास शायद थोड़ा सॉल्यूशन होगा। क्यू प्लस के लिए दो परिमेय संख्याओं का जोड़, क्यू प्लस के लिए क्लोज है या नहीं है? 2 बट्टे के नंबरों को जोड़ोगे, 2 बट्टे के नंबर को जोड़ोगे तो बट्टे का नंबर आ जाएगा, बट्टे का नंबर जुड़ेगा, बट्टे का नंबर आएगा। तो जवाब है हाँ साहब, क्लोज है। बट्टा प्लस बट्टा इक्वल्स टू बट्टा, बाहर जा ही नहीं सकते। गुणा के लिए भी जवाब है क्लोज है। बट्टे का नंबर गुणा बट्टे का नंबर इक्वल्स टू बट्टे का नंबर। अगर आगे जाएं और Q हो गया, जोड़ हो गया, बाकी रह गया, Q को बाकी के लिए चेक करें तो जवाब है क्लोज है। Q भाग, Q भाग, Q भाग के लिए क्लोज है या नहीं है? Q भाग के लिए क्लोज है या नहीं? जवाब है नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज कैसे हो गया? नॉट क्लोज कैसे हो गया? नॉट क्लोज इसलिए हो गया कि क्यू के अंदर आप जब नंबर उठाएंगे तो आप भूल गए, एक जगह पर यह बंदा गलत साबित हो जाएगा, एक जगह पर यह बंदा गलत साबित हो जाएगा। जब पहला नंबर ए जो है वो तो कोई भी ले लो, पहला नंबर ए जो है वो तो कुछ भी ले लो, लेकिन दूसरा नंबर बी जब आप 0 लेंगे, दूसरा नंबर बी जो है वो जब आप 0 लेंगे तो A/0 क्यू में नहीं आएगा, क्योंकि A/0 क्यू में नहीं होता। पहले बताइए क्यू में 0 होता है या नहीं होता? पहले तो ये बात कंफर्म कर लो आप कि क्यू में 0 होता है या नहीं होता, वरना आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। क्यू के पास 0 होता है या नहीं होता? क्यू के पास 0 होता है या नहीं होता? जीरो होता है, क्यू के पास 0 होता है। क्यों होता है? P/Q है। हमें नीचे के लिए 0 मना के, नीचे मत लेना, ऊपर तो ले सकते हैं। तो ऊपर 0 ले लिया, नीचे 1 ले लिया। 0/1 क्या होता है? 0। 0/1 क्या होता है? 0। तो 0 तो यहाँ है, और यहाँ है तो आप ले सकते हैं। ए और बी हर कुछ लिया जा सकता है, हर वो चीज ली जा सकती है जो उसके पास है। तो क्यू में 0 होगा, क्यू में 0 होगा, होगा तो ले सकते हैं, होगा नहीं होगा तो नहीं ले सकते थे, है तो ले सकते हैं। मैंने कहा ना, हर चीज ले सकते हैं। समुच्चय में है तो ली जा सकती है, समुच्चय में है तो ली जा सकती है। तो हमने एक 0 ले लिया और एक 1 2 3 5 या 2/7 कुछ भी ले लो, बट्टे में 0 आएगा तो A/0 बन जाएगा। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं सर एक ही बार गलत है। जवाब है बिल्कुल एक ही बार गलत है, लेकिन बस गणित में रियायत नहीं होती, गणित के पास रियायत नहीं होती कि एक बार गलत है तो बिल्कुल एक नहीं कर रहे।
हम ये नहीं कह रहे कि हर जगह गलत है, नहीं, हर जगह गलत नहीं, सिर्फ एक बार गलत है। दोनों जीरो लें तो भी नहीं होगा, 0/0 वो भी विद्यमान नहीं होगा। तो आपको यहां से कोई चांस नहीं मिलेगा, नॉट क्लोज्ड। ठीक है, आ जाओ, अभी देखो, अभी चीजें समझो, बारीकियां समझो आप। जरूरी है कि कोई चांस यहाँ पे आप ना दे, और लॉजिक समझे, लॉजिक में जगह नहीं होती, आपने खालिस्तान छोड़ दिया तो कल दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब आ जाओ, क्यू प्लस क्या होता है? क्यू प्लस में सिर्फ प्लस प्लस वाले होते हैं, सिर्फ प्लस वाले, जीरो नहीं होता, माइनस नहीं होता। क्यू प्लस का मतलब है सिर्फ प्लस वाले, सिर्फ प्लस वाले, सिर्फ प्लस वाले का मतलब जीरो प्लस में नहीं आता, प्लस और माइनस दोनों में नहीं आता। आपके पास 3 प्रकार के नंबर होते हैं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य। शून्य ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, शून्य ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो नंबर्स अगर कोई पूछे कि नंबर कितनी प्रकृति के होते हैं, रियल नंबर या क्यू जो है परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, धनात्मक, ऋणात्मक और न धनात्मक न ऋणात्मक। तो ये किसी में भी नहीं जाते, जीरो जो है ना वो प्लस में जाते हैं ना माइनस में जाते हैं। ठीक है ना? तो अब आ जाओ, क्यू प्लस का विज्ञान लेते हैं। क्यू प्लस जो है वो प्लस संक्रिया के लिए संवर्त होगा या नहीं होगा? क्यू प्लस प्लस के लिए संवर्त होगा या नहीं होगा? अपॉन की डिजिट कट जाए, जीरो से जीरो थोड़ी कटेगा, जीरो से जीरो थोड़ी कटेगा। क्यू प्लस के लिए संवर्त है या नहीं है? जवाब है हाँ जी है, बिल्कुल है। क्यू प्लस माइनस के लिए है या नहीं है? माइनस के लिए है या नहीं है? क्यू प्लस माइनस के लिए है या नहीं है? बिल्कुल सही बात, नोट क्लोज्ड। क्यू प्लस गुणा के लिए है या नहीं है? क्यू प्लस गुणा के लिए है या नहीं है? क्यू प्लस भाग के लिए है या नहीं है? बहुत सारी चीजें बारीकी से सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यही विज्ञान है। समय दे रहे हैं, चिंता ना करो, ये सारी चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी, टाइम लगेगा, मजा आएगा, और जितना क्लियर होता जाएगा उतने आपको खुशी होती जाएगी। अब बोलिए भाग के लिए। भाग के लिए जवाब है क्लोज्ड है। अब कहेंगे क्लोज कैसे हो गया? भाई दिक्कत आ रही थी इसमें, इन बेचारों को एक ही दिक्कत थी, जीरो की, जीरो हट गया, खुशी खुशी आ गई। जीरो की दिक्कत थी, जीरो का भाग बट्टे में जीरो आ रहा था, वो दिक्कत दे रहा था इनको। बट्टे में जीरो आ रहा था, क्यू प्लस में जीरो है ही नहीं, क्यू प्लस में जीरो है ही नहीं। क्यू प्लस में क्या है? प्लस का नंबर, प्लस का नंबर ऊपर, प्लस का नंबर नीचे, भाग देके प्लस का नंबर बनेगा, प्लस का नंबर बट्टा प्लस का नंबर इक्वल टू प्लस का नंबर। नीचे जीरो अब आ नहीं सकता, क्योंकि क्यू प्लस में जीरो होता ही नहीं है। आप यहाँ से 2 नंबर ही तो उठाएंगे ना, यहाँ से कोई 2 नंबर ही तो उठाएंगे, उठा लो जो मन में आए, उसको एक को एक्स कह देना, एक को वाई कह देना। अब एक्स बट्टा वाई करके देखो और बताओ वो क्यू प्लस में कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो यहाँ नहीं आ रहा? कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो वापस क्यू प्लस में नहीं आ रहा? बता दो, सोचो, कोई बात नहीं, जल्दबाजी ना करो, आराम से सोचो। कोई एक्स वाई ऐसा बता दो जो वापस यहाँ ना आए। लेकिन याद रहे, लेना यहाँ से है, ऐसे नहीं बाहर से ले आओ
और फिर दिखाओ कि देखो बाहर चला गया। बाहर वाले ने अंदर वाले लाओ और बाहर ले जाओ, अंदर वाले लाओ और बाहर ले जाओ। कोई 2 बंदे पकड़ के लाओ अंदर से और फिर बाहर ले जाओ, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर क्लोज है। मिल गया। ठीक है, तो अब ये आपको बहुत समझदारी बरतनी पड़ेगी। देखो भाग के लिए, ये देखो माइनस के लिए क्लोज नहीं है लेकिन भाग के लिए है ना। इसे देखो, इस बंदे की कहानी देखो, क्यू प्लस की, प्लस के लिए क्लोज्ड है, माइनस के लिए नहीं है लेकिन गुणा के लिए है और भाग के लिए है। आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, तो ये बहुत समझदारी बरतनी पड़ती है कि आप किसी भी चीज को यूं हल्के में ना ले, हल्के में ना ले। यहाँ पे चीजें बदलते देर नहीं करती। देखो भाग के लिए कोई नहीं था, माइनस के लिए जेड था लेकिन भाग के लिए नहीं था, ये भाग के लिए है माइनस के लिए नहीं है। तो यहाँ बड़े खेल चलते हैं नंबरों के साथ, तो बड़ी सावधान रहना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आ जाओ, इस पे आ जाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्यू में सब कुछ है, प्लस वाले भी हैं माइनस वाले भी है, परंतु जीरो नहीं है। क्यू में सब है, क्यू जीरो का मतलब है जीरो को छोड़कर बाकी सब, जीरो को छोड़कर बाकी सब। सिर्फ जीरो नहीं है इसके पास, बाकी सब है। जीरो को छोड़कर बाकी सब है, मतलब जीरो है ही नहीं इसके पास, जीरो निकाल ही दिया, निकाल के हटा दिया। अब बताओ, अब क्या गुणा के लिए समवर्त है या नहीं है? गुणा की बात कर रहा हूं अभी तो मैं, गुणा के लिए है या नहीं है? तो जवाब है हाँ जी, गुणा के लिए है। गुणा के लिए ये बंदा क्लोज्ड है। लेकिन लेकिन Q0 क्या माइनस के लिए क्लोज्ड है? पहले प्लस के लिए देखते हैं, प्लस के लिए बता दो। Q0 क्या प्लस के लिए क्लोज्ड है? Q0 क्या प्लस के लिए क्लोज्ड है? Q0 क्या प्लस के लिए क्लोज्ड है? जल्दबाजी ना करो, यहाँ पे ये ग्रुप थ्योरी है। कविता कह रही है चारों के लिए क्लोज है। जवाब है नॉट क्लोज्ड। जवाब है नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज कैसे हो गया? नॉट क्लोज कैसे हो गया? Q0 में माइनस का 2 भी है और प्लस का 2 भी है। ए की जगह -2 ले लो, बी की जगह +2 ले लो, दोनों को जोड़ो, जीरो आ जाएगा। जीरो यहाँ है ही नहीं, जीरो यहाँ है ही नहीं। खुले दिमाग से जल्दबाजी मत करो, एडवांस गणित पढ़ रहे हो आप लोग। यहां से उठाया -2, पहले बोलो है या नहीं है, फिर उठाया 2, है या नहीं है? नहीं है तो यहीं रुक जाऊंगा। जो उठा रहा हूं वो इसमें है या नहीं है? -2 इसमें है या नहीं है? बोला हाँ है। प्लस का 2 है या नहीं है? बोला हाँ है। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? जीरो आएगा। जीरो है? बोला नहीं। तो बस, नहीं है तो बाहर चला गया, नहीं आया वापस। दोनों अवयव यहाँ है परंतु जो रिजल्ट आया वो यहाँ नहीं है, बाहर निकल गया, नॉट क्लोज। अच्छा, इसमें Q0 माइनस जो है उसकी क्या स्थिति है? Q0 माइनस, हाँ, ये कोई 11th-12th की मैथ्स नहीं है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने दिमाग को, ऐसे जल्दीबाजी ना करें, गलतियां हो जाएगी। ये हाँ, जैसे सुधांशु कह रहे हैं, 11th-12th नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये एडवांस चल रहा है, अच्छा लेवल चल रहा है। तो तसल्ली रुके, थोड़ा सा धीमा हो, फिर सोचें Q माइनस है या नहीं है, Q0 माइनस, सॉरी, Q0 माइनस है या नहीं है।
जवाब है नॉट क्लोज्ड। कैसे? कैसे? लो ऐसे, एक ले लिया दो, दूसरा भी ले लिया दो, दोनों दो दो ले लिए, पहला भी दो ले लिया, दूसरा भी दो ले लिया, दोनों को घटाया, जीरो आया। जीरो तो यहां है ही नहीं। एक दो ले लिया, दूसरा दो ले लिया, आपको बराबर कैसे ले सकते हैं? किसने मना किया बराबर नहीं ले सकते? किसने मना किया कि बराबर नहीं ले सकते? कब कहा कि बराबर नहीं ले सकते? मैं तो बार बार कहा, मैंने सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं, सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं। तो ए बराबर भी दो ले लिया और बी बराबर भी दो ले लिया, दो माइनस दो जीरो आ गया, दो माइनस दो जीरो आ गया। बताओ जीरो कहाँ है? जीरो इसमें है नहीं, है नहीं तो नॉट क्लोज। सारे सोचने हैं, जल्दबाजी करोगे आप तो सेकंडों में आंसर दे रहे हो। तो किसने मना किया सेम नहीं ले सकते? अभी जो हमने पढ़ा था, ये नो कॉम्बिनेशन कैसे बने? ये देखो, ये क्या पढ़ाया था आपको? वन वन, वन टू, टू वन। जब आप ये बोलते हैं सभी, सभी का मतलब क्या होता है? अलग अलग। सभी का क्या मतलब होता है? मतलब ए अलग लेना है, बी अलग लेना है। सभी का मतलब तो ये होता है कि आप सब ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, मतलब कोई भी ए ले सकते हैं और कोई भी बी ले सकते हैं, है ना? तभी तो चार बने थे ये, दो अवयव, एक एक, एक दो, दो एक, दो दो। तो सारे आने का मतलब है कोई, सब के सब, कोई भी ए हो सकता है, कोई भी बी हो सकता है। और हर चीज को ट्राई करके देखना है, एक बार भी फेल हो गया तो वो गलत हो जाएगा। और फिर ये जगह नहीं देंगे आपकी, भाई एक बार गलत हो गया तो चलो कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं, अगली बार ठीक कर लेना। तो जवाब है क्यू भी माइनस के लिए नॉट क्लोज है। क्यू जीरो जो है, क्या भाग के लिए? क्यू जीरो भाग के लिए क्या है? क्यू जीरो भाग के लिए क्या है? क्लोज्ड है या नहीं है? अब एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि फर्क क्या होता है, दोनों बातों में क्या फर्क होता है ना? ये चीजें, अब अगर आप किसी और कोचिंग में जाते हैं, क्या गौर करते हैं, मेन बड़ी बात होती है वो ये चीजें बताते नहीं है, वो सीधा बोलते हैं ए और बी जी से लेंगे, ए संक्रिया बी जी में आएगा। ये चीज बोलने में और प्रैक्टिकली करने में कितना फर्क है, समझ में आया? इस बात को सिर्फ एक लाइन में लिख देना कि ए बिलोंग्स टू जीर, बी बिलोंग्स टू जीर, ए स्टार, ए संक्रिया बी बराबर जीर, ये होगा, इसको संवर्त बोलेंगे, इसको साचर्य बोलेंगे, इसको तत्समक बोलेंगे। ये लिखने में कितने आसान है, जबकि जब समझते हैं इनको तो इनकी गहराई का क्या स्तर है, इनकी गहराई का क्या स्तर है, समझ में आ रहा है? हाँ, सबकी चैट आ रही है आपकी, लेकिन आपकी चैट कोई और नहीं देख सकता क्लास में, सिर्फ आप और मैं, हम दो ही एक दूसरे की चैट देख सकते हैं। मेरी तो चैट होती नहीं है, मेरा तो चेहरा ही होता है। आप लोग जो भी मैसेज करेंगे वो मैं देख पाता हूँ। हाँ, जैसे रामचंद्र कह रहा है अभी तक तो आधा ग्रुप हो चुका होता। तो समझो इस बात को कि चीजें समझने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, समझाने में तो उससे ज्यादा टाइम लगता है। तो धीरे धीरे अभी चल रहे हैं, अब थोड़ा इसको जल्दबाजी मत करिएगा, है ना? आपको समझ में तो आ गया होगा, मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है, मेरा तरीका अलग है समझाने का, तो मैं थोड़ा धीमा होता हूँ। लेकिन चिंता ना करिए, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी स्पीड नहीं बढ़ाता। मैं इसी स्पीड पे पढ़ाता हूँ, इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम बार बार चलते रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जवाब है क्लोज्ड, क्लोज्ड। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं।
इस पे आ जाओ। ये है आपका रियल नंबर। रियल नंबर में प्लस, प्लस आर प्लस मतलब माइनस के छोड़ दो, जीरो छोड़ दो। ना तो माइनस का लेना है ना जीरो लेना है, सिर्फ प्लस वाले लेने हैं, सिर्फ प्लस वाले आपको लेने हैं। और गुणा की संक्रिया लेनी है। क्लोज होगा या नहीं होगा? क्लोज होगा या नहीं होगा? नहीं, कई बार मुझे लोग कहते हैं सर आप बहुत स्लो चलते हो, बहुत धीमा चलते हो। मैंने कहा देखो मुझे पढ़ाने में टाइम लगता है। मेरा ये है नहीं कि मैं आपको ये कहता रहा हूँ कि आपने ये कॉलेजों में पढ़ा हुआ है या आपने स्कूलों में पढ़ा हुआ है, कहीं नहीं पढ़ा हुआ होता। अगर पढ़ा हुआ होता तो आप मेरे पास क्यों आते? तो ये सब झूठी बातें, फालतू की बातें। तो ज़रूरी है कि मैं ईमानदारी से प्रयास करूँ, मैं बेईमानी ना करूँ आप लोगों के साथ। टाइम लगेगा, ये बात पक्की है, लेकिन जो भी होगा वो बहुत अच्छे से होगा, इसकी गारंटी है। जो भी होगा वो बहुत अच्छे और बहुत ईमानदारी से होगा। किसी भी दिन आपको ऐसा फील नहीं आएगा पूरे कोर्स के दौरान कि भाई हम भाग रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, या हम बेसिक से नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ कहीं के कहीं पहुंच रहे हैं। ऐसी चीजें नहीं होगी, समय लगेगा। ये शिकायत आप लोगों की तरफ से जरूर आएगी कि सर टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन विश्वास रखिए टाइम लग रहा है, बेकार नहीं जा रहा है। ये सही टाइम है, यही होना चाहिए था। जरूरी है जो हो रहा है ना अभी, सही में यही होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ के निकल गए। वो गलत है, गलत तो वो है। ये गलत नहीं है जो हम अभी कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना वो यूजुअली नहीं होता, वो नॉर्मली नहीं होता। तो लोगों को ये गलत लगता है कि ये गलत है। वो जो 3 महीने में कोर्स होता है, वो जो 2 महीने में कोर्स होता है, वो सही है। ये जो धीरे चलने वाला है ये गलत है, जबकि एक्चुअल में सही ये है। जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सही है। R0 जो है वो गुणा के लिए क्लोज्ड है। ठीक है, गुणा आप करोगे तो क्लोज आएगा। अगर हम R पे आगे बढ़े और संक्रिया को चेंज कर दे, R प्लस में माइनस चले तो, R प्लस में माइनस चले तो, R प्लस में माइनस करें तो, बिल्कुल नहीं होगा, नॉट क्लोज्ड। उसके बाद में अगर हम R प्लस में, गुणा तो कर ही दिया, प्लस करें तो, R प्लस में प्लस करें तो, ध्यान से, धीरे धीरे, तसल्ली से। थोड़ी सी गलती होते ही पूरा सवाल चला जाएगा, धीमे हो जाना। R प्लस में प्लस करें तो क्या होगा? R प्लस में प्लस होगा तो क्या होगा? शाबाश। क्या होगा? क्या होगा? हाँ, क्लोज होगा। ध्यान से, समुच्चय को भी देखना है, संक्रिया को भी देखना है, क्लोज होगा। क्लोज होगा क्योंकि आप R प्लस ले रहे हैं, आप R प्लस ले रहे हैं, इसमें सब प्लस के हैं। और प्लस के नंबरों को जोड़ेंगे तो प्लस 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 ही बनाता है, यानी और रियल नंबर से बाहर जा नहीं सकते, तो आपको यहीं आना होगा। तो ये परफेक्ट हो गया। R प्लस भाग के लिए क्या करेगा? R प्लस भाग के लिए, R प्लस भाग के लिए, बिल्कुल जवाब है क्लोज्ड। ये क्लोज हो गया। तो ये तो, अब एक इस पे आ जाओ, R0 पे आ जाओ। R0 गुणा के लिए, R0, R0 मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर है, सिर्फ जीरो नहीं है, जीरो को छोड़कर है। तो R0 गुणा के लिए क्या होगा? R0 गुणा के लिए क्या होगा? जवाब है क्लोज्ड होगा।
अच्छा, ये जीरो तो बिना मतलब का नाटक है। अगर जीरो ना भी होता, जीरो डाल भी देते तो भी गुणा में कोई फर्क पड़ता। अगर इसमें जीरो शामिल होता तो भी क्या कोई फर्क पड़ता? जवाब है कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो डाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो का फर्क जो है वो हमें भाग में नजर आता है। जो भाग होता है वहां नजर आता है, वो फिर संवर्त हो जाता है। अगर आर जीरो को हम देखें तो यहाँ जो जैसे ये संवर्त है, पूरा आर लें, पूरा आर लें और प्लस की संक्रिया लें तो ये संवर्त है, क्लोज है ना। पूरा आर लें और गुणा की संक्रिया करें तो ये भी संवर्त है। और देखें तो माइनस भी संवर्त है। अगर पूरा आर लें और माइनस लें तो ये भी संवर्त है। अब यहाँ एक चीज आती है जो बहुत सुंदर है, वो ये है कि सिर्फ दिक्कत ये आ रही है जैसे ही आर में हम भाग में जाते हैं तो हम कहते हैं संवर्त नहीं है। और इसके न होने का एक छोटा कारण है जिसको हटाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे कारण होते तो कोई नहीं हटा पाता। बहुत सारे कारण होते, बहुत सारी जगह फेलियर होता तो नहीं हटा पाते। आप देख सकते हैं इसमें फेलियर सिर्फ एक है, वो है डिवाइडेड बाय जीरो या जीरो अपॉन जीरो या अपॉन ऊपर वाला जीरो तो ज्यादा परेशान करेगा ही नहीं, सिर्फ नीचे जो जीरो आ रहा है वो परेशान कर रहा है। तो अगर जीरो हो ही ना तो बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, अस्कर उसे हटा दें, आर जीरो कर दें तो ये संवर्त बन जाएगा। लेकिन पता है एक इंटरेस्टिंग चीज, एक कमाल की चीज आप और देखेंगे कि जीरो हटाने से आपका भाग जो है वो संवर्त हो गया, लेकिन आपका जो माइनस है और आपका जो योग है, क्या अब वो संवर्त रहा? एक फायदा हुआ है तो कुछ नुकसान भी होंगे। हर एक एक अवयव से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा जैसे ही आप जीरो को हटाएंगे। अब गुणा और भाग को दोबारा देखो, मतलब सॉरी, माइनस और प्लस को देखो। अब ये संवर्त नहीं है। देखो, एक अवयव हटाते ही संवर्त नहीं से संवर्त हो भी सकता है और संवर्त से संवर्त नहीं भी हो सकता है। देखो, इसका मतलब है ग्रुप थ्योरी में एक एक एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंस होता है। प्रकृति ही चेंज कर देता है, प्रकृति ही चेंज कर देता है। गौर करो, आर को देखो। आर, पहले आर जब जीरो शामिल था तब प्लस के लिए, गुणा के लिए और माइनस के लिए ये संवर्त था। संवर्त था, सिर्फ भाग के लिए नहीं था। तो भाग के लिए संवर्त बनाने के चक्कर में हमने जीरो हटा दिया और भाग के लिए संवर्त भी बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फायदा हुआ है तो नुकसान भी कुछ ना कुछ होते हैं, वो ये रहे। लेकिन एक चीज ऐसी है जो अपरिवर्तित भी रही है, एक चीज ऐसी भी है जो अपरिवर्तित रही है, वो है गुणा। ये अभी भी संवर्त है, पहले भी संवर्त था, अभी भी संवर्त है। तो इसलिए एक एक एलिमेंट जब आप डालें या निकालें तो आपको ध्यान रखना है इससे प्रकृति में बदलाव, एक सिंगल एलिमेंट भी आपकी प्रवृत्ति को बदल सकता है। इसमें संवर्त है तो संवर्त नहीं हो सकता है, संवर्त नहीं से संवर्त हो सकता है। तो ये बारीकी का ध्यान रखना है क्योंकि जो ग्रुप थ्योरी है वो बहुत बारीकी है। एक भी चीज आप भूल गए या कम ज्यादा हो गया तो फंस जाएगा। जीरो सबको परेशान करता है। जीरो की वजह से आपका सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर, सबसे बड़ा सेट होता है रियल नंबर, और रियल नंबर में डिवाइडेड बाय जीरो आते ही रियल नंबर भी भाग के लिए फेल हो जाता है। तो ऐसा कोई भी सेट नहीं है, कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो जोड़, बाकी, गुणा, भाग चारों के लिए संवर्त होता हो, है ना। रियल नंबर है वो जोड़, बाकी, गुणा के लिए संवर्त हो गया, क्यू भी हो गया, क्यू भी आपके तीनों के लिए है, लेकिन वो भी भाग पे जाके अटक जाता है। तो भाग जो है ना वो मरवा देते हैं, सबको भाग मरवा रहे हैं। चलो सी पे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबरों पे। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लो, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आते हैं। कई बार लोग ये थे कि याद करके कॉम्प्लेक्स नंबर में वही आते हैं जिसमें आयोटा होता है ना, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबरों के आते हैं। जैसे राजस्थान है वो भारत में आता है, तो अगर कोई राजस्थानी है तो वो भारतीय भी है, कोई राजस्थानी है तो वो भारतीय भी है। तो हर रियल नंबर अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो लिखते हैं
तो 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 0 आइटा, तो यानी वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो सी में क्या होता है कि जो आपके रियल नंबर है वो भी आ जाते हैं, आइटा वाले नंबर भी आ जाते हैं, और रियल और आइटा वाले दोनों नंबरों का जो जोड़ हो वो भी आ जाता है। तो बहुत से नंबर इसमें आ जाते हैं। प्लस के लिए क्लोज है, बिल्कुल है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबरों को जोड़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनता है। घटाओ तो भी काम करता है, घटाओ तो भी काम करता है, यानी गुणा के लिए भी क्लोज है, माइनस के लिए भी क्लोज है। लेकिन बंदा फंसता है ये भी बेचारा वहीं पर, भाग में ये क्लोज नहीं है, भाग में क्लोज नहीं है, क्योंकि वही 0 का भाग लगेगा और 0 का भाग लगते ही नॉट क्लोज आ जाएगा। 0 पे आते ही 0 का भाग लगेगा और वहां अटक जाएगा। तो इसमें भी यही परेशानी है। तो ऐसा समुच्चय कोई नहीं है जो चारों संक्रियाओं के लिए समवर्त हो। ठीक है, और हाँ, हो सकता है आप ये सोचो कि भाग के लिए कोई समवर्त नहीं होता, तो बिल्कुल भाग के लिए होता है। कोई ऐसा भी आपको मिल जाएगा जो भाग के लिए समवर्त है लेकिन माइनस के लिए नहीं है। इसी को देख लो, R0 भाग के लिए है लेकिन माइनस और प्लस के लिए नहीं है। कि आप सोचो कि प्लस और माइनस के लिए तो सभी होते हैं, नहीं, सभी नहीं होते। भाग के लिए समवर्त है ये, लेकिन प्लस और माइनस के लिए नहीं है। अगला, इन दो को देखो, ये एक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नंबरों से भी थोड़ा बाहर रखते हैं, नंबरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि रिंग जो ग्रुप थ्योरी है वो सिर्फ नंबरों का विज्ञान नहीं है, उसके बाहर भी है। उसके बाहर आते हैं पीएस के ऊपर। पीएस क्या होता है? पीएस को कहते हैं पावर सेट ऑफ एस, पावर सेट ऑफ एस। या हिंदी में बोलें तो घात समुच्चय। घात समुच्चय का मतलब क्या होता है? घात समुच्चय का मतलब होता है अगर आपके पास कोई समुच्चय है, कोई भी समुच्चय है, उस समुच्चय के संभावित सभी, फिर से वर्ड बोल रहा हूं, संभावित सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, सारे उप समुच्चय बना लो और उनको एक समुच्चय के अंदर लिख दो, वो कहलाता है घात समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल, एस के तौर पे अगर हम ले, एस में 3 अवयव है, 1 2 3, तो एस के जितने उप समुच्चय बन सकते हैं, जितने, छोड़ना मत एक भी, रिपीट कर रहा हूं, एक भी बचना नहीं चाहिए, सारे के सारे बना दो, सबके सब। तो इसमें जो बनेगा वो एक हो सकता है खाली बना दे, कुछ भी ना ले। उप समुच्चय मतलब इसमें से अवयव लेकर बनाएंगे, तो इसमें से लेके बनाए, मनाई कर दे, कुछ भी नहीं लिया, केवल 1 ले लिया, केवल 2 ले लिया, केवल 3 ले लिया, 1 और 2 ले लिया, 2 और 3 ले लिया, 1 और 3 ले लिया, 1 2 3 तीनों ले लिए, सारे उप समुच्चय बना लिए सारे। अगर कोई बच गया तो और बना लो, ठीक है, सारे जितने संभावित थे सब बना लिए। फिर से बार बार शब्द बोल रहा हूं, सारे बना लिए, सारे बना लिए, ठीक है। अब गौर करो, यूनियन की बात करते हैं। पीएस, यहां से आपको 2 सेट उठाने, उनका यूनियन करना है। आपको यहां से 2 सेट उठाने हैं, उनका यूनियन करना है। तो बताओ, कोई भी 2 सेट उठाकर यूनियन करोगे तो वापस इसी में आएगा या नहीं आएगा? यहां से कोई भी 2 सेट उठाऊं और उन पे संक्रिया क्या करनी है? यूनियन करनी है। यूनियन का मतलब मिक्स करके एक बना देना है। दो, यूनियन का मतलब दोनों को मिला के एक बना देना, दोनों के अवयव को एक जगह लिख देना, वो यूनियन कहलाता है। तो यहां से आप कुछ भी उठाएं और उनका यूनियन करें, वापस इसी में आएगा या नहीं आएगा? वापस इसी में आएगा या नहीं आएगा? अभी आप एक बात भूल गए जो मैं बार बार बोल रहा था आपको, इतना आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। गौर करिए, अगर आप यहां से कुछ भी उठाएंगे, अब एक बात तो वो हो गया जो आपने मिला लिया, अपने तरीके से आंसर निकाल दिया, वो ठीक है। एक बात थोड़ा सा ऊपर सोचिए, जो मैंने कहा, आप यहां से उठाएंगे, यहां से जो भी उठाएंगे वो एस का एक उपसमुच्चय होगा, वो एस का एक उपसमुच्चय होगा। दूसरा सेट उठाएंगे वो भी उपसमुच्चय होगा।
जब दोनों उपसमुच्चय होंगे तो जब उनका यूनियन करोगे तो वो भी तो उपसमुच्चय होगा, वो भी तो समुच्चय ही बनेगा, बाहर थोड़ी चला जाएगा। जब आप जो पहला अवयव उठाएंगे इसमें से, ये अवयव है आपके लिए, आप इसमें से पहला अवयव उठाएंगे वो उपसमुच्चय होगा, दूसरा उठाएंगे वो भी उपसमुच्चय होगा, चाहे ये वाला लो चाहे वो वाला लो, होगा तो उपसमुच्चय। तो ये उपसमुच्चय है, वो उपसमुच्चय है, दोनों उपसमुच्चय जब मिलाओगे तो वो भी उपसमुच्चय बनेगा। और हमने पहले ही कह दिया कि सभी उपसमुच्चय यहाँ आ गए हैं, सभी 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 आ गए, तो फिर बाहर कौन रह गया? बाहर कोई रहा ही नहीं, बाहर कोई रहा ही नहीं। तो फिर आप जो भी दो उपसमुच्चय लोगे उसका यूनियन करोगे, वो इन्हीं में से कोई ना कोई आना है, क्योंकि सभी बनाए हैं आपने, रिपीट कर रहा हूं फिर से, सभी बनाए हैं, सभी बनाए हैं, तो इसका मतलब बाहर तो कोई रहा ही नहीं ना। सबको न्योता दे के आपने यहाँ बुला लिया, बाहर कौन रहा? कोई नहीं, तो आपको यही आना है। अच्छा, अगर आप यूनियन ना करके इंटरसेक्शन करें तो अब इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन का मतलब है दो समुच्चय लेंगे और उनमें जो कॉमन होगा वो लिखेंगे, उनमें जो कॉमन होगा वो लिखेंगे, तो फिर आइडिया वही, सेम आइडिया। अगर ए उपसमुच्चय है, बी उपसमुच्चय है, तो उनका इंटरसेक्शन भी एक उपसमुच्चय होता है, उनका इंटरसेक्शन भी एक उपसमुच्चय होता है, तो वो यही होगा। जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपका जो थ्योरम है, जो आपकी लॉजिकल थ्योरम्स है, वो सीधा काम करती है। अगर ए और बी दो उपसमुच्चय हैं किसी समुच्चय के, ए और बी अगर किसी समुच्चय के उपसमुच्चय हैं तो उनका यूनियन भी एक उपसमुच्चय ही होता है, उनका इंटरसेक्शन भी एक उपसमुच्चय ही होता है, इसलिए बाहर नहीं जाते। इसलिए यहां से जो दो लोग हैं वो उपसमुच्चय होंगे, तो जो वापस आएगा वो भी उपसमुच्चय होगा, वो भी उपसमुच्चय होगा, यानी यही कहीं होगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन बिना चेक किए भी आप ये बात समझ सकते हो, आप लॉजिक समझ सकते हो कि ये क्या कह रहा हूं मैं। अगर दो ए और बी उपसमुच्चय, इसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, गौर करना और सुनना इस बात को, कि ये आपका एस सेट है, आपने ए सेट बनाया, गौर करना, आपने ए सेट बनाया, एस में से तो लेके बनाया ना, एस से ही तो कुछ लेके ए बनाया होगा, ए बना है तो एस से ही तो लेके बना होगा ना। फिर बी बनाया, वो भी एस से लेकर ही बना होगा, एस के ही कोई अवयव लेके बी बनाया होगा। तो जब आप ए यूनियन बी करोगे तो ए यूनियन बी में जो अवयव आएंगे वो एस के ही तो होंगे। ए ने एस से लिया, बी ने एस से लिया, ए और बी दोनों ने एस से ही अवयव लिए हैं, तो यूनियन करने के बाद नए थोड़ी अवयव आ जाते हैं, वही अवयव तो होते हैं। तो यूनियन में क्या है, वही अवयव आएंगे जो एस के होंगे, तो यानी ए यूनियन बी भी एस का ही कोई उपसमुच्चय होगा। और ए अगर यहाँ है, बी यहाँ है, क्योंकि वो उपसमुच्चय है, तो ए यूनियन बी भी उपसमुच्चय है, तो वो भी यही होगा, इन्हीं में से कोई होगा, चाहे कोई सा भी हो, होगा इन्हीं में से। ऐसे आप इंटरसेक्शन के लिए बोल सकते हैं कि जब ए और बी दोनों के अवयव एस से लेकर बनाए गए हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी एस में ही आएगा, वो भी उपसमुच्चय होगा। तो अगर ए और बी उपसमुच्चय है तो उनका यूनियन, उनका इंटरसेक्शन भी उपसमुच्चय होते हैं, और उपसमुच्चय होता है तो फिर यही मिलेगा, क्योंकि सारे उपसमुच्चय तो यहाँ है, सारे उपसमुच्चय तो यहाँ है, तो वो यही आएगा। फिर जाएगा कहाँ बेचारा? फिर जाएगा कहाँ? इसीलिए अगर मैं अंतर बोल दूं, 19वीं संक्रिया बना दूं अंतर की, अंतर जानते ना, ए में से बी समुच्चय को घटाना, ए माइनस बी करना, एक समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को घटाना। ए माइनस बी का मतलब होता है ए समुच्चय में से जो भी बी का अवयव है, कॉमन अवयव है, वो हटा दो, उसमें से वो अवयव निकाल दो। एग्जाम्पल के लिए, अगर ए समुच्चय हमारा 1 2 3 4 है और बी जो है वो 3 4 है, 3 4 5 है, तो जब आप a माइनस बी करेंगे तो जो भी b का अवयव a में आ रहा है वो हट जाएगा, और जो a में बच गया वो लिखा जाएगा a माइनस बी। तो आप देखेंगे कि a माइनस बी भी क्लोज होगा, क्यों? a उपसमुच्चय है, b उपसमुच्चय है, तो a माइनस बी करोगे तो अवयव तो वही है जो s के हैं, s के अवयव वाला हर समुच्चय उपसमुच्चय होगा, s से उधार लेके जो भी बनना है वो उपसमुच्चय है। तो ए उपसमुच्चय है, बी उपसमुच्चय है, तो उनका यूनियन, उनका इंटरसेक्शन, उनका अंतर, वो भी उपसमुच्चय ही होते हैं, और उपसमुच्चय होते हैं तो यही मिलेंगे, बाहर जाएंगे नहीं, तो ये समवर्त हो गया। तो जवाब है जी समवर्त है।
ये संवर्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गौर करो। अब थोड़ा सा समुच्चय से मुक्त होकर बात करते हैं, समुच्चय से बाहर निकलते हैं। ठीक है, समुच्चय से बाहर निकलते हैं। अब तक तो हम समुच्चय समुच्चय के भीतर चेक कर रहे थे, अब समुच्चय से बाहर निकलते हैं। मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि समुच्चय कौन है, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा समुच्चय है, बस सिर्फ नाम दे दिया मैंने, समुच्चय का नाम है ए। ठीक है, और मुझे बताइए क्या ये संवर्त है या नहीं है, ये संवर्त है या नहीं। अब तक तो आपको कम से कम एटलीस्ट ये पता था कि 2 है, 5 है, 15 है, 11 है, अब आपको कुछ नहीं पता। अब आपको कुछ भी नहीं पता, अब आपको सिर्फ इतना पता है कि एक समुच्चय का नाम है। अब्स्ट्रैक्शन यही होता है, अब आप झेलेंगे काल्पनिकताओं को। एक समुच्चय है, उसमें कौन है आपको नहीं पता, बस ए में अवयव है, उसमें से 2 अवयव ए और बी लेंगे, संक्रिया ऐसे होगी कि ए संक्रिया बी बराबर ए बनाएगी। तो बताओ कि यह संक्रिया जो है, जो ए संक्रिया बी करके ए बना रही है, ये संक्रिया क्लोज है या नहीं है, ये क्लोज्ड है या नहीं है। हाँ पहुंचो, समुच्चय नहीं दिया हुआ होता, ए और बी ए के अवयव है, जिस समुच्चय यहाँ जो भी अवयव लिए जाते हैं वो समुच्चय के अवयव होते हैं। और ये बताया गया कि संक्रिया कैसे काम करेगी, जब आप ए और बी की संक्रिया कराएंगे तो आपको ए प्राप्त होगा। संक्रिया के काम करने का तरीका ये है, ए संक्रिया बी बराबर ए और बी की संक्रिया कराने पर आपको हर बार ए आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जवाब है, सही आंसर है क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है, बिना ये पता कि ए समुच्चय कौन है हमने कैसे कह दिया क्लोज्ड है। समझो इसमें कि इधर जो भी संक्रिया कर रहे हैं वो अवयव तो आपको ए से ही लेने होंगे ना, जो अवयव संक्रिया करेंगे वो अवयव तो ए से ही लेने होंगे। तो ए का अवयव है, ए से लिया जाएगा, बी भी ए से लिया जाएगा। अब हमें चेक क्या करना है कि ए संक्रिया बी कहां आता है, ए संक्रिया बी कहां आता है। हमारे क्वेश्चन ने कहा है कि ए संक्रिया बी तो ए के बराबर है, ए संक्रिया बी तो ए के बराबर है, और सवाल ने हमें दिया है कि ए किसका अवयव है, ए का अवयव है, ए तो ए का अवयव है, ये तो सवाल ने दिया है, ए का अवयव है, यानी ए संक्रिया बी बराबर ए हुआ, यानी ए संक्रिया बी किसका अवयव हुआ, ए का अवयव हुआ। अगर ये ए का अवयव हुआ तो क्या हुआ, क्लोज। बात समझे, ए और बी देखो, दो अवयव जो पहले आप लेते हैं वो आप समुच्चय से लेते हैं, पहले 2 अवयव जो आप चुनते हैं वो समुच्चय से चुनते हैं। समुच्चय के अवयव लेके फिर बस देखना ये होता है कि जो आ रहा है वो बाहर आ रहा है या अंदर आ रहा है। ऐसा नहीं कि अवयव बाहर से ले रहे हैं, अवयव बाहर से नहीं ले रहे, अवयव तो उसी समुच्चय के ही लेते हैं आप, और फिर उनकी संक्रिया करके देखते हैं कि जो आ रहा है वो बाहर आ रहा है या अंदर आ रहा है, वो अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां आप देखेंगे कि आपका ए बी ए से ले रहे हो, ए संक्रिया बी क्या बनाएगा, ए बनाएगा, ए तो ए का ही अवयव है, यानी जो आंसर आएगा हर बार वो ए आएगा, ए तो ए का ही अवयव है। इसका मतलब है संक्रिया करके जो बनेगा वो हमेशा ए का ही बनेगा, ए का अवयव बनेगा मतलब क्लोज है। जम गई बात। सेम यही बात आप यहां देख सकते हैं। अच्छा, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि समुच्चय कौन है, इस बात का कोई फर्क पड़ेगा कि समुच्चय कौन है। आपकी संक्रिया करने के बाद इनपुट हमेशा समुच्चय से लिए जाएंगे, ये डाउट मत करना कि इनपुट बाहर से लिए जा रहे हैं, नहीं, इनपुट हमेशा समुच्चय से लिए जाएंगे। जो आप पहले ए और बी लेंगे वो हमेशा समुच्चय के अंदर से लेंगे, यहां से ही कोई ए लिया जाएगा और यहां से ही कोई बी लिया जाएगा। क्वेश्चन तो ये रहेगा कि इन दोनों की संक्रिया करने के बाद वो कहां है, ये बंदा कहां मिलता है हमें। हम्म, ठीक है।
अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उस पर वापस चलते हैं। मैंने कहा था कि अगर कोई बात का फर्क इस कथन पे, इस स्टेटमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा अगर ए छोटा समुच्चय हो या बड़ा समुच्चय हो या बहुत बड़ा समुच्चय हो। 19वें सवाल में ये बताना है ए समुच्चय के छोटा या बड़ा होने पर या बहुत बड़ा होने पर ए समुच्चय को मैं बदल दूं और कोई दूसरा समुच्चय बना दूं तो क्या ये क्लोजनेस वाली कंडीशन बदलेगी? हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, नहीं बदलेगी। क्योंकि कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, हर बार जब भी आप कुछ भी ए और बी लेंगे, लेंगे तो उसी समुच्चय से ना, उसी समुच्चय से लेंगे। और हर बार आपकी संक्रिया करके बन क्या रहा है? ए बन रहा है, ए तो उसी का ही अवयव होगा, है ना? तो वापस वहीं आ जाएंगे। यानी अगर आप चित्र के हिसाब से देखें तो आपकी संक्रिया बड़ी शानदार है कि जिस समुच्चय में आप जाएंगे, चाहे ए कोई भी समुच्चय हो, उस समुच्चय में जो भी आप ए लेंगे वही आंसर होगा। जो भी आप ए लेंगे आपका आंसर वापस यही तो आएगा, वापस यही आएगा। और ये तो इसी के अंदर है, यही आएगा, ये तो इसी के अंदर है। ए और बी आपने यहां से लिए, ठीक है, संक्रिया करवाई, क्या बना? ए बना। ए तो यही तो है, बाहर गए कहां? तो हर बार आप यहीं आएंगे, यहीं आएंगे तो क्लोज हो गया। फिर क्या फर्क पड़ता है कि ए कौन है, ए समुच्चय छोटा है या बड़ा है? क्योंकि ए तो ए से ही लोगे ना, ए तो ए से ही लोगे, संक्रिया करके ए ही बन रहा है, वो तो वही बन जाएगा, अंदर वाला ही बन जाएगा, तो आप वापस आ गए, बाहर जाएंगे। ऐसे ही आप यही चीज इसके साथ देख सकते हैं। जवाब है भाई साहब क्लोज है, क्योंकि ये भी हर बार बी बना रहा है और बी जो है वो उसी समुच्चय का अवयव होगा। ये जो बना रहा है, हाँ, अरे वाह, शाबाश, शाबाश अभिषेक। अभिषेक कह रहा है इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि संक्रिया कौन सी है, बस संक्रिया बता दी कैसे काम कर रही है, सिर्फ ये कि ए बी को लेकर ए लौटाएगा। अब ये माथापच्ची मत करने लग जाना कि कैसे काम कर रही है, अगले ने बता दिया ना कि आप ए और बी दोगे ए मिल जाएगा, ऐसे काम कर रही है। मतलब वो बताओ कैसे कैसे काम कर रही है, बता तो दिया, ए और बी लोगे ए दे देगा, बस ऐसे काम करती है। क्या जानना चाहते हो इसके बारे में, इसके बारे में क्या जानना चाहते हो? और नहीं, बताओ कैसे काम कर रही है, तो ऐसे काम कर रही है, ए और बी दो ए मिल जाएगा, ऐसे काम कर रही है, ऐसे काम कर रही है ना? ऐसे कैसे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है? क्या ए और बी दो, संक्रिया करवा, संक्रिया का मतलब होगा ए आपको वापस लौटा देगा, ऐसे काम करती है। तो आ जाओ 21वें पे आ जाते हैं। अब अब है भाई फर्क पड़ेगा, अब है आपका इस बात का फर्क पड़ेगा, गारंटी नहीं ले सकते कि वापस आएगा या नहीं आएगा। अब भाई समुच्चय के साथ ये चीज, समुच्चय पे ये बात डिपेंड करेगी समुच्चय कौन सा है। ये संवर्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आपको समुच्चय की जानकारी देनी पड़ेगी हमेशा, हर समुच्चय के लिए ये बात सत्य नहीं है, कहीं सत्य भी है और कहीं असत्य भी है, कहीं सत्य भी है कहीं असत्य भी है। अगर मैं जेड में जाऊं तो ये बात सत्य है, लेकिन अगर ये चीज जेड पे चेक करोगे तो ये सत्य है, लेकिन अगर आप जेड जीरो पे चेक करें तो ये बात असत्य है। जेड पे चेक करोगे तो ये सत्य पाई जाएगी, लेकिन जेड जीरो पे चेक करोगे तो ये बात असत्य होगी। यानी इसके लिए आपको पहले समुच्चय बताना होगा, बिना समुच्चय बताए हम ये नहीं बता सकते कि ये सत्य है या असत्य। यहाँ पे समुच्चय का फर्क पड़ेगा, है ना? समझ लो जेड में क्यों सत्य है, प्लस ही तो है, लेकिन जेड जीरो में क्यों गलत है, क्योंकि -2 और +2 का जोड़ जीरो आएगा, जो कि यहाँ है नहीं, असत्य हो गया। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये बता दो भाई, ये सत्य है या असत्य है, ये वाला? बिल्कुल सही, डिपेंड ऑन सेट, ये भी डिपेंड ऑन सेट, ज्यादातर ये सही होगा, लेकिन ज्यादातर का कोई मतलब नहीं होता।
ये सेट्स पे डिपेंड करेगा कि आपके सेट कौन से हैं। जो सेट होगा उससे तय होगा कि भाई वापस ए बी इसमें आता है या नहीं आता, है ना। ये सेट पे डिपेंड करेगा। आप सेट बताओ और जानकारी दो थोड़ी सी, तब हम इसको सही ढंग से समझा पाएंगे कि ये है या नहीं है। तो आपको जानकारी और देनी पड़ेगी। जानकारी की कमी की वजह से हम इसका आंसर नहीं दे पा रहे। क्वेश्चन नंबर 23। अब ये सारे जो क्वेश्चन है ये सेट पे डिपेंड करते हैं ना, ये सेट पे डिपेंड करते हैं। चलो हम जो स्टैंडर्ड सेट है उनके ऊपर बात करते हैं। 23वें को लेते हैं। पहले आप नेचुरल नंबरों पे बताओ, फिर आप इसे z पर बताओ, फिर आप इसे q पर बताओ, और फिर आप इसे r पर बताओ, और फिर इस बात को c पर बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 है। संक्रिया आपको दी गई है ए संक्रिया बी का मतलब है ए और बी को जोड़कर मोड निकाल लो। ए और बी को जोड़कर मोड निकाल लो। अब ये बताओ एन पर, जेड पर, क्यू पर, आर पर और सी पर इनकी क्या स्थिति है। शाबाश, सभी पर क्लोज्ड है, सभी पर क्लोज्ड है। आप कोई भी ट्राई करें क्लोज आएगा। ठीक है, यही चीज हम इस पे लेते हैं, 24वें पे चलते हैं। 24वें पर a गुणा b का मोड है, इसकी कहानी बताओ। इसमें क्या होगा, नेचुरल नंबर, z, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। जवाब है ऑल क्लोज्ड। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल गुणा है वो समझ सकते हो आप। 25 और 26 को और बता दो, 25 और 26 की क्या स्थिति रहेगी। 25, 25, 25। जवाब है ऑल क्लोज्ड। 26, 26, और अगर लगता है आपको 25 बाहर जाएगा तो सोचो कहां बाहर जाएगा। जवाब है कहीं नहीं जाएगा। हाँ, इसके बारे में 26 के बारे में आप देखेंगे कि 26 एन पर क्लोज्ड है, एन पर क्लोज्ड है, जेड पर क्लोज्ड है, आपका क्यू पर क्लोज्ड है, आपका आर पर क्लोज्ड है और आपका सी पर क्लोज्ड है। लेकिन एक चीज कमाल है, एक जगह है जो कमाल है, डब्लू पे नहीं है। यहां सभी पर क्लोज्ड है लेकिन डब्लू पे नहीं है। डब्लू पे नहीं है। 26वां जो है वो डब्लू पे नहीं है। डब्लू में धोखा हो जाएगा क्योंकि डब्लू में जीरो आता है। तो ए जीरो हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस जीरो माइनस वन आ जाएगा। डब्लू में -1 नहीं होगा। तो सब पार्टी कर रहे हैं, डब्लू नहीं कर रहा, डब्लू पढ़ रहा है। डब्लू कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। देखो सब पार्टी कर रहे हैं, सबकी पार्टी हो रही है, लेकिन डब्लू नहीं कर रहा, कर नहीं पा रहा बेचारा, तैयारी में लगा पड़ा है। तो ए जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, तो -1 आ जाएगा। एन बच गया। एन इसलिए बच गया कि अगर ए और बी 1 1 हो भी जाते हैं तो 1/2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा और 1 उसके पास है। बाल बाल बच गया, बाल बाल बच गया। तो
हो गया काम इसका तो। ठीक है, तो जम गई बात, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको संवर्त वाली जो कहानी है वो समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और इसके साथ माथापच्ची करेंगे कल की क्लास में, है ना। कल इस क्लास को और बढ़ाएंगे। अभी अभी काफ़ी चीज़ें बाकी है, क्योंकि संवर्त अभी हम थोड़े आगे एग्जाम्पलों पे बढ़ेंगे। अभी काफ़ी सारे अच्छे खासे एग्जाम्पल जो है वो हमारा वेट कर रहे हैं, इनको समझेंगे। ठीक है, इनकी जो शर्तें हैं वो चेक करेंगे। तो कल की क्लास जो होगी सुबह वाली, उसमें और एक बार इसको आगे बढ़ाएंगे, क्लोजनेस को। क्योंकि जब तक आपको ये क्लोज वाली प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी, आपको गहराई तो थोड़ी समझ में आ गई होगी कि इतना आसान नहीं है। और ये पेन चला के भी नहीं हो सकता कि आप पेन चला के सॉल्व करें, आपको यहाँ पे ही सारी घटनाएं सोचनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, लैपटॉप में भी चल जाएगा। पीडीएफ क्या रोज नहीं डल सकती? पीडीएफ रोज नहीं डल सकती। जिसके ऊपर अभी चल रहा है वो पीडीएफ तब पूरी होगी जब इसकी शीट पूरी होगी। तो जैसे ये पूरी होगी, फिर उसके जैसे टॉपिक पूरा होगा तब इसकी पीडीएफ आएगी। जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा 10 दिन 15 दिन में, तब इसकी पीडीएफ आएगी। तो तब तक आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, इसी में से जो क्लास रिकॉर्डेड क्लास है वहां से पढ़ना पड़ेगा। सुबह की क्लास 8 8:30 के आसपास रहती है। नॉर्मली 8:30 ही रहती है, लेकिन फिर भी एक बार आप 8 बजे चेक जरूर कर लेना, है ना। 8 बजे क्लास, 8 या 8:30 बस, 8 8:30 के आसपास क्लास हो जाएगी। दूसरी क्लास दोपहर 12 बजे होनी होनी है। और फिर तीसरी क्लास जो होती है वो शाम को 4:30 बजे होती है, जो अभी चल रही है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। अभी इतनी शर्तें ना लगाओ यार, 3 क्लास चलेगी, जितने दिन ठीक लगता है, जितने दिन। मैंने ग्रुप थ्योरी के बारे में बता दिया, ग्रुप थ्योरी थोड़ा लंबा टॉपिक है और मुझे 2 वीक में इसको पूरा करना है। तो 2 वीक में पूरा करना है, जबकि 2 वीक में शायद लगता नहीं है कि पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत स्लो है, इसलिए टाइम लगता है। तो उसको देखते हुए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँ कि एक क्लास, मुझे भी पता है कई लोग आप में से सोचेंगे 3 3 क्लासेस लेने में जोर आता है। बिल्कुल आता है, स्वाभाविक है। तो लेकिन कई टॉपिक ऐसे होंगे जिसके लिए आपको 3 क्लासेस लेनी पड़ेंगी, कोई उपाय नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे 2 क्लासों में हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मेरी क्लासेस इसलिए नहीं है कि आपको परेशान करूं, मेरी क्लासेस सिर्फ ये है कि हम टाइम लाइन से भी बंधे पड़े हैं। 2 हफ्ते मतलब 2 हफ्ते, 2 हफ्ते से ऊपर ना जाए। और मैं क्लासेस भी कम नहीं करना चाहता, क्योंकि चीजें धीरे समझ में आ रही तो धीरे समझ में आए, कोई बात नहीं है। तो वो भी कम नहीं करना चाहता, तो फिर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी आपको। टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करना चाहते, तो एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास हो रही है। हाँ, डीएसएसबी में बहुत अच्छा है। डीएसएसबी में इसमें 10 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, 2021 में 10 क्वेश्चन थे इसके। और नॉर्मल हर एग्जाम में अगर आप जाते हैं और ठीक ठाक पेपर बनता है, तो 5 6 क्वेश्चन तो ये टॉपिक देता ही है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इसकी, ये थ्योरेटिकल है। इसमें आपको आता है या आपको नहीं आता, ये जीके की तरह है। ये जीके की तरह है, आपको आता है या आपको नहीं आता। आपको बहुत देर पेन रगड़ने की जरूरत नहीं है कि आप कई देर पेन रगड़ेंगे फिर इसका आंसर आएगा। वो नहीं होगा, या तो आपको पता चल जाएगा या आपको नहीं आएगा, बस बात खत्म। तो ये टाइम बहुत बचाते हैं। ये 10 10 सेकंड, 15 15 सेकंड के क्वेश्चन है। तो आपकी स्पीड जो ना, जो कहते हैं शॉर्ट ट्रिक से स्पीड बनती है, शॉर्ट ट्रिक से नहीं है। ऐसे टॉपिक जो थ्योरेटिकल होते हैं उनमें आप अच्छे हो जाओ तो थ्योरी में आपका टाइम बच जाएगा, वो टाइम आप न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को ज्यादा दे सकते हैं। ये फायदा आपको मिलता है। तो इसके 5 या 6 क्वेश्चन, या इसके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके 10 आए चाहे 15 आए, सब लेते 10 से 15 मिनट, 10 से 15 सेकंड ही है। तो ये टाइम सेविंग टॉपिक है। ये क्लियर हो गए, तो आपका टाइम भी बचाएंगे, नंबर भी देंगे। और वो बचा हुआ टाइम भी आगे क्वेश्चनों में काम आएगा, नंबर भी काम आएंगे। तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा सुबह